यह दुनिया का दुत्कारा हुआ एक तुच्छ जानवर है, पर जैसे ही मैं इसे बुलाता हूँ मेरा रोम रोम खुशी से भर जाता है। मैं इसे गले लगाता हूँ और प्यार से चूमता हूँ। यह देख मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कहते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर वेल्स, जिन्हें कभी मुझ पर बहुत उम्मीदें थीं, अब मुझे अपनी मेहनत बर्बाद करने के लिए बुरी तरह कोस रहे हैं। मैं बस खामोशी से मुस्कुराता हूँ, मुड़ता हूँ और अपनी हर चीज बेच देता हूँ। सारा पैसा 10,000 पाउंड मॉन्स्टर मीट पर लगा देता हूँ ताकि अपने पपी को खिला सकूं और उसके भीतर दबी उस गुप्त शक्ति को जगा सकूं। मैं उसके छोटे से सिर को सहलाता हूँ और मेरे दिमाग में एक कॉन्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन गूंजता है। वफादारी, कभी धोखा न देना। क्या सोल बॉन्ड शुरू करें? मैं दृढ़ निश्चय के साथ हाँ चुनता हूँ। ऐसा महसूस होता है मानो मेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। मैं चीख पड़ता हूँ और जमीन पर गिर जाता हूँ। मेरे आसपास के सहपाठियों को लगता है कि मैं यह दर्द झेल नहीं पाया और वे फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड विलो, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, मेरे पास आती है। थोड़ी माफी के भाव के साथ वह धीरे से कहती है, हम जैसे साधारण परिवारों के लिए कॉलेज ट्रायल ही ऊपर उठने का एकमात्र मौका है। लियाम, जो एक लांसर नाइट है, ने मेरे साथ टीम बनाने के लिए हाँ कह दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मैं आराम से उठता हूँ और जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे उस हल्के से जवाब को सुनकर जो सफाई उसने तैयार की थी वो उसके गले में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही। वह गुस्से में नाक सिकोड़ती है और बिना किसी अफसोस के वहां से चली जाती है। उसके साथ खड़ी लड़कियां मुझे घृणा भरी नजरों से देखती हैं। वो बस शांत रहने का नाटक कर रहा है। विलो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम क्यों उसके सामने गिड़गिड़ा रही हो? उसका वह छोटा सा पपी ही तुम्हारे लायक है। लेकिन अभी मैं उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सोल बॉन्ड पूरा होते ही मुझे पता चलता है कि मेरे पपी ने ट्रिपल ग्रेड प्रतिभा हासिल कर ली है। लालची भूख, यह जिसे भी खाएगा उसे शुद्ध ऊर्जा में बदल देगा। कोई सीमा नहीं। अंतहीन विकास, हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ना। तो मेरी सारी तकलीफ बेकार नहीं गई। पूरे शिये में ट्रिपल ग्रेड प्रतिभा वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जब भी कोई ऐसा पैदा होता है, देश उसे सर्वोच्च सुरक्षा देता है, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ही विशाल होती है। मैं पपी को उठाता हूं और सीने से लगा लेता हूं। अब से तुम्हारा नाम शैडो है, तुम्हें मेरे लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शैडो खुद को चाटता है और बेहद खुश दिखता है। मैं उसे मांस का टुकड़ा देता हूं और कुछ ही पलों में वह उसे चट कर जाता है। सामान्य गुणवत्ता का मांस खा लिया गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स में आधा अंक जुड़ा। जैसे ही नोटिफिकेशन बजता है, शैडो का शरीर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसके सभी मूल आंकड़े एक अंक बढ़ जाते हैं। यह सिर्फ मांस के एक साधारण टुकड़े का असर है। अगर यह और ज्यादा खाएगा तो यह कितना भयानक हो सकता है। यह सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। और जो मुझे और भी हैरान करता है, मेरी अपनी ताकत भी बढ़ गई है। तो मेरी चीट एबिलिटी समन की ऊर्जा का कुछ हिस्सा मुझे वापस देती है। मैं तुरंत 60 लाख खर्च कर 10,000 पाउंड म्यूटेटेड मॉन्स्टर मीट खरीदता हूँ। फिर बस एक सोच के साथ शैडो को बुलाता हूँ। उसके सामने मांस का वो ढेर देखकर शैडो के भीतर जबरदस्त भूख जाग उठती है। वह अपने जबड़े खोलता है और मांस के हर टुकड़े को तेजी से निगलते हुए ऊर्जा में बदलने लगता है। हर कौर के साथ अंतहीन ऊर्जा शैडो के शरीर में भर रही है और वो पल पल आंखों के सामने बड़ा हो रहा है। उसी पल मुझे अपने शरीर का हर हिस्सा मजबूत होता महसूस हो रहा है। आधे घंटे बाद शैडो 2 मीटर से ज्यादा बढ़ चुका है और मेरे सभी आंकड़े 10 अंक बढ़ गए हैं, जो किसी भी क्लास में सबसे अलग दिखने के लिए काफी हैं। शैडो की चीट जैसी बढ़त मुझे दूसरों के साथ फासला तेजी से कम करने में मदद करती है। यह सोचकर मैं और देरी नहीं करता। मैं सिस्टम पर इवॉल्व बटन दबा देता हूं। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूं, शैडो के अंदर मौजूद वो भयानक प्रतिभा का केंद्र हिल उठता है और काली विकासवादी ऊर्जा की लहरें फूट पड़ती हैं। कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, जीन फिर से जुड़ रहे हैं, जीवन एक उच्च स्तर पर छलांग लगा रहा है। आपके समन शैडो ने रेन कौशल हासिल कर लिया है। बधाई हो, आपके समन शैडो ने एक नई प्रतिभा हासिल की है, टाइटन फॉर्म। यह शरीर के आकार को तिगुना कर ताकत और सुरक्षा को 300% बढ़ाता है और गति को 50% घटा देता है। इस विकास के बाद शैडो के सभी आंकड़े 50 अंकों के पार हो गए हैं, और वो भी केवल पहले लेवल पर। टॉप टियर समन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। इंसान समन को 4 रैंकों में बांटते हैं, लो, मिड, हाई और टॉप, और इसका मानक प्रतिभा है। एस ग्रेड का मतलब है हाई टियर, डबल एस मतलब टॉप टियर। जहां तक ट्रिपल एस ग्रेड प्रतिभा वाले समन की बात है, महान शिये में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं शैडो को आराम करने के लिए घर ले जाता हूं। कल के कॉलेज ट्रायल में किस तरह के मॉन्स्टर्स सामने आएंगे, यह देखने के लिए तैयार। अगले दिन अनगिनत परीक्षार्थी प्लाजा में इकट्ठा होते हैं और मिस्टर वेल्स डंजन में प्रवेश करने के विवरण समझा रहे हैं। इस साल का कॉलेज ट्रायल कई टॉप हाई स्कूलों के छात्रों को एक साथ लाता है और तनाव चरम सीमा पर है। लियाम, जो आत्मविश्वास से भरा था, अब घबराहट से पसीने में तरबतर है। एथन, क्या तुम सच में आ रहे हो? छोड़ दो, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। एक कहावत है, अगर तुम कभी मुकाबला नहीं करोगे तो तुम खुद को यह तसल्ली दे सकते हो कि तुम कभी हारे नहीं। बात करने वाला हारून है।
उसके बगल में मेज रोब्स पहने विलो खड़ी है, जो लंबी और सुंदर है। साफ है कि वे एक टीम में है। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही घंटी बजती है, 4 कांसे के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और दरारों से ठंडी डरावनी हवा बाहर आती है। बिना किसी हिचकिचाहट के छात्र अपने आवंटित डंजन की जांच करते हैं। खेल खत्म। क्लाउड हेवन सेकेंड को बोन बरियल फॉरेस्ट मिला है, जो सबसे ज्यादा फेलियर रेट वाले डंजन में से एक है। सभी डंजन की कठिनाई एक समान है। इसमें डींग मारने वाली क्या बात है? बेशक थर्ड हाई शिकायत नहीं करेगा, उन्हें आसान वाला मिल गया है। यह सुनकर मिस्टर वेल्स तुरंत अपने पीछे खड़े छात्रों की ओर मुड़ते हैं। बोन बरियल फॉरेस्ट में इलाका बहुत जटिल है और झाड़ियां बहुत घनी हैं। तुम्हें एम्बुश यानी घात लगाकर किए गए हमलों से सावधान रहना होगा। अपने आसपास हर चीज पर नजर रखें। फिर मिस्टर वेल्स कुछ निकालते हैं जो घड़ी जैसा दिखता है। यह इंजीनियरों द्वारा बनाया गया एक रिकॉर्डर है और यह डंजन के अंदर से आपके स्कोर हम तक भेजता है। एक और घंटी बजती है, जो कॉलेज ट्रायल की आधिकारिक शुरुआत का संकेत है। सफेद कवच में एक लड़की, जिसके बाल बर्फीले नीले हैं और चेहरा बेहद खूबसूरत है, वह सबसे पहले डंजन में प्रवेश करती है। वह थर्ड हाई की क्रिस्टल है। वह अकेले जा रही है। टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे, स्कोर उतना ही कम होगा। जिसमें असली हुनर होता है, वो अकेले ही जाता है। प्लाजा के चारों ओर बैठे युवा छात्रों की भीड़ उत्साह से भर जाती है। इरादे के एक झटके के साथ मैं डंजन से जुड़ जाता हूं और सफेद रोशनी मुझे अकेले घेर लेती है। मैं भी अकेले ही जा रहा हूं। जैसे ही हर छात्र अंदर जाता है, एक 20 साल के अधेड़ उम्र का आदमी अपना हाथ हिलाता है और 4 वाटर स्क्रीन्स रोशनी से चमक उठती हैं। तभी सफेद रोशनी की एक चमक। क्लाउड हेवन सेकेंड का एक छात्र स्वेच्छा से डंजन से बाहर आ गया है। क्लाउड हेवन सेकेंड के शिक्षक एक दूसरे को देखते हैं और खामोशी से अपना सिर झुका लेते हैं। मजाक उड़ाती नजरों को महसूस कर प्रिंसिपल मेसन का चेहरा काला पड़ जाता है और वह बिना कुछ कहे वाटर स्क्रीन को घूरते रहते हैं। फिर धीरे धीरे बदलती सतह पर एक अकेला युवक दिखाई देता है, जो अपने आसपास के घने जंगल का जायजा ले रहा है। प्रिंसिपल मेसन हैरान होकर तुरंत कहते हैं, क्या क्लाउड हेवन सेकेंड ने कल की क्लास अवेकनिंग में कोई प्रतिभाशाली छात्र पैदा किया है? यह सुनकर मिस्टर वेल्स को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सिर्फ एक साधारण समनर हूं। डंजन के अंदर थोड़े चक्कर आने के बाद मैं जल्दी ही होश में आता हूं और अपने आसपास का जायजा लेता हूं। अचानक कुछ ऊपर से नीचे गिरता है। बिना एक पल की देरी के मैं अपना बायां हाथ बंद करता हूं और 1 मीटर लंबा जादुई स्टाफ मेरी हथेली में प्रकट हो जाता है। एक मोटे ड्रम जैसा गहरा हरा कीड़ा ऊपर से नीचे कूदता है। उसका सिर चौड़ा होकर भयानक दांतों की कतारें दिखाता है। मैं स्टाफ को मजबूती से पकड़ता हूं और उसके सिरे से सफेद रोशनी की एक किरण निकलकर सीधे कीड़े के शरीर के आर पार हो जाती है। साफ 2 टुकड़ों में कटकर वह टूटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिरता है। आपने वेनम टूथवर्म को मार दिया है। 5 अनुभव प्राप्त हुए। उसी पल मेरी कलाई पर लगा डिवाइस चमकता है। स्कोर 15 अंक बढ़ गया। बाहर हर कोई हैरान है। क्या वो समनर नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्स और गति केवल वही कर सकता है जिसमें उच्च चपलता हो। मिस्टर वेल्स भी उतना ही हैरान दिखते हैं। उन्होंने मुझे कॉम्बैट प्रैक्टिस में अच्छा करते देखा था, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं। कीड़े को मारने के बाद मैं जंगल में और गहराई तक जाता हूं। तभी हवा में अजीब सी चीखों के साथ छोटी और बदसूरत हरे रंग की त्वचा वाले जीव दिखाई देते हैं। मैं उन्हें तुरंत पहचान लेता हूं, गॉब्लिन्स। पाठ्यपुस्तकें उनका वर्णन दुष्ट, सनकी रूप से प्रजनन करने वाले और भोजन खत्म होने पर अपनी ही प्रजाति पर हमला करने वाले के रूप में करती हैं। मैं लगभग 50 या 60 की गिनती करता हूं। इतने सारे लोगों के एक साथ मुझ पर हमला करने पर मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने मन में शैडो को बुलाता हूं। सफेद रोशनी चमकती है और जंगल में एक लंबी डरावनी भेड़िए की हुंकार गूंजती है। शैडो की ठंडी आंखों ने दौड़ते हुए गॉब्लिन्स को लॉक कर लिया है। दांत बाहर हैं। उसके अंगों में ताकत का विस्फोट होता है और वह तोप के गोले की तरह आगे की ओर बढ़ता है। सबसे आगे वाले गॉब्लिन की खोपड़ी तुरंत चकनाचूर हो जाती है और शरीर पीछे की ओर उड़ जाता है। दोनों तरफ के गॉब्लिन्स चिल्लाते हैं और पूरी ताकत से अपने हथियार घुमाते हैं। हड्डियों से बना हथियार शैडो की पीठ पर लगता है और एक तीखी आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाता है। शैडो एक गॉब्लिन के सिर पर पंजा मारता है और उसकी खोपड़ी फूट जाती है। शैडो सारी सुरक्षा छोड़कर उन्हें ऐसे काटता है मानो वो वहां है ही नहीं। मंदबुद्धि गॉब्लिन्स भी डर महसूस करते हैं। वे हमला करना बंद कर देते हैं और दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। एक बार जब तुम आ गए हो तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं शैडो को भागने वालों की ओर ले जाता हूं और खुद सबसे नजदीकी गॉब्लिन पर हमला करता हूं। यह खूंखार नजारा देखकर बाहर की भीड़ झूम उठती है। क्लाउड हेवन सेकेंड का एक सीनियर इतना पागल कैसे हो सकता है? समन को छोड़ो, वो खुद इतना ताकतवर कैसे है? जरूर वो चीटिंग कर रहा है। क्लाउड हेवन सेकेंड के व्यूइंग एरिया में फ्रेशमैन और सोफोमोर छात्र उत्साह से पागल हो रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट पहले जब लोगों ने देखा कि मेरा सामना गॉब्लिन से हुआ तो लगभग सभी को लगा कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा, और अब मैं अपने एक जानवर के साथ गॉब्लिन की सेना को काट रहा हूं।
यह देखकर प्रिंसिपल मैसन खुशी से चमक उठते हैं। इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम यह बी ग्रेड प्रतिभा है, और वो भी ग्रोथ टाइप। संभावित प्रतिद्वंद्वी एक हाई टियर समन है। क्या क्लाउड हेवन सेकेंड आखिरकार एक ऐसा जीनियस पैदा कर रहा है जो स्कूल का नाम रोशन करेगा? वह तुरंत मुड़ते हैं। एथन का स्कोर अभी क्या है? रिकॉर्डर के अनुसार वह 560 पर है। क्लाउड हेवन सेकंड में पहले नंबर पर, लेकिन थर्ड हाई की क्रिस्टल और भी खतरनाक है, 830, सबसे बहुत आगे। यह सुनकर प्रिंसिपल मेसन और अन्य शिक्षक लंबी सांसें भरते हैं। डंजन में गए 20 मिनट से भी कम हुए हैं और वह स्कोर पहले से ही प्रांतीय टॉप स्कोर की दौड़ में है। डंजन के अंदर हर गॉब्लिन के शव से रोशनी की गेंदें उठती हैं और मुझ में समा जाती हैं। मेरा लेवल 2 तक पहुंच गया है, स्पिरिट 5 अंक बढ़ गई है। यह एक साधारण क्लास की कमजोरी है। भले ही मैं लेवल अप करता रहूं, लेकिन बाद में अंतर बढ़ता ही जाता है। अंत में एक नापार होने वाली खाई बन जाता है, लेकिन मैं इसे उस ऊर्जा से भर सकता हूं जो शैडो मुझे वापस देता है। मेरा स्कोर पहले ही क्वालिफाइंग लाइन पार कर चुका है, जिससे अकादमी में प्रवेश पक्का हो गया है। लेकिन मेरा लक्ष्य इससे कहीं आगे है। अभी शैडो गॉब्लिन के शवों को चबा रहा है। शैडो, आगे बढ़ो, शिकार तो अभी शुरू हुआ है। गॉब्लिन्स हमेशा झुंड में चलते हैं। यहाँ वॉर पार्टी का दिखना मतलब आसपास और भी होंगे। 10 मिनट बीत गए पर एक भी दुश्मन नहीं मिला, जो मेरे शक को और गहरा कर रहा है। इसे काल कोठरी कहते हैं, पर यह एक अलग ही छोटी दुनिया जैसी है। यहाँ की हर चीज अपने आप प्रतिक्रिया नहीं देती। यह बिल्कुल असली दुनिया के प्राकृतिक नियमों पर चलती है। अचानक हवा में हड्डियों के कई भाले लहराए और गॉब्लिन्स हर तरफ से टूट पड़े, चीखते हुए और हथियार तानकर। मेरे चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी। मेरी लाठी तलवार में बदल गई और मैंने पलक झपकते ही एक गॉब्लिन का सिर धड़ से अलग कर दिया। मानो मुझे परम ज्ञान मिल गया हो। मैं इन कमजोर जीवों को चीरता चला गया। हर बार हर कतरन बिल्कुल सटीक थी। उस पल में मैं हवा में तितली सा नाच रहा था, जैसे मौत के साये में मेरे पर लग गए हों। यह लड़ाई इतनी शालीन थी कि कलासी लगी और बाहर बैठे दर्शक रोमांच से झूम उठे। क्लाउड हेवन के छात्रों और शिक्षकों सब के सब खुशी से झूम उठे। उसकी युद्ध कला अद्भुत है। इसने जरूर बहुत कड़ी मेहनत की होगी, और उसकी तलवारबाजी तो उससे भी बेहतर है। हर बार गले को चीरता हुआ गया, 1 मिलीमीटर की भी चूक नहीं। अब तो वे सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। हर एक नजर मुझ पर टिकी थी। मिस्टर वेल्स के होंठ फड़फड़ाने लगे। हाई स्कूल के 3 सालों में उन्होंने मुझे कभी कॉम्बैट प्रैक्टिस में तलवार उठाते नहीं देखा था। लड़के ने तो कमाल कर दिया। बुरी खबर है, वे लेवल 6 के बरसेरकर गॉब्लिन्स हैं और अभी तरी बचे हैं। ईथन मुसीबत में है। ठहरो, वहां फायर गॉब्लिन्स और फ्रॉस्ट गॉब्लिन्स भी हैं। अकेले गॉब्लिन नेस्ट पर हमला करना बहुत जोखिम भरा है। हर शिक्षक का दिल चिंता से बैठ गया। इन नए गॉब्लिन्स के आते ही बाकी गॉब्लिन्स में हिम्मत आ गई और वे अंधे होकर हमला करने से रुक गए। जैसे ही फायर गॉब्लिन्स ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मुट्ठी भर आग के गोले मेरी तरफ लपके। मैंने एक एक गोला टाला। जब एक गॉब्लिन ने मुझ पर झपट्टा मारा तो मैंने भाला बचाकर उसका गला दबोचा और दूसरे आग के गोले की तरफ फेंक दिया। भीषण लपटें उठीं और पल भर में गॉब्लिन को निगल गई। मैं एक इंसान तोप बना रहा, गॉब्लिन्स को गोले की तरफ फायर गॉब्लिन्स पर दागता रहा। हे भगवान, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बाहर देख रहे हर छात्र के होश उड़ गए और मिस्टर वेल्स फटी आंखों से देखते रह गए। उन्हें यकीन था कि उन्होंने ऐसा कोई दांव नहीं सिखाया था। अब तक मैंने फायर गॉब्लिन्स को भ्रम में डाल दिया था। अगर वे वार करेंगे तो अपने ही साथियों को मारेंगे, अगर नहीं तो वे मरेंगे। उन्हें चक्कर खिलाने के बाद शैडो पीछे से आया और उन्हें खत्म करने लगा। 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स में से कुछ ही बचे और उनके पास भागने के अलावा कोई चारा न था। इस बार मैंने उन्हें खत्म नहीं किया, मैं बस उनके पीछे हो लिया, सीधे उनकी मान नष्ट करने के लिए। मैं गुफा के अंदर गया, तभी दीवारों से कुछ दुबले पतले हरे शरीर नीचे गिरे। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और तलवार एक झटके में आर पार हो गई। गॉब्लिन के सिर और शरीर अलग होकर गिरे और बाकी 2 शैडो के जबड़ों में फंस गए। एक कुरकुरी आवाज और शैडो ने उन्हें गटक लिया। तभी मोड़ पर अनगिनत मशालें दिखाई दी। मेरे हाव भाव बदल गए और मैं तेजी से पीछे हटा। गुफा की दीवारों पर कई आकृतियां मंडराने लगी। चेहरा सख्त कर, मैंने चिल्लाकर कहा। शैडो। शैडो का शरीर भयानक गति से फैलने लगा, अपनी फॉर्म को कसते हुए। यह आगे बढ़ा और गॉब्लिन्स को हवा में ही उड़ा दिया। आसपास के गॉब्लिन्स गुड़ियों की तरह बिखर गए और एक जोरदार वार ने उन्हें खून के लोथड़े में बदल दिया। तभी धरती को हिला देने वाली एक दहाड़ गूंजी। एक दानवाकार प्राणी सामने आया, गर्दन पर घने बाल, उभरी हुई मांसपेशियां, छोटी इमारत जैसा शरीर, शैडो को गुस्से में घूरते हुए। मेरा चेहरा सख्त हो गया। यह बॉस है। ट्रॉल ने कदम बढ़ाया और गुफा उसके हर कदम के साथ कांप उठी। शैडो डरे बिना सीधा भिड़ गया। उसके पंजे काली रोशनी से ढके थे। उसने ट्रॉल पर पहला वार किया और 4 गहरे घाव कर दिए। दर्द से कराहते हुए ट्रॉल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने मीटर भर चौड़े हाथों से शैडो का सिर पकड़ा और जोर से जमीन पर दे मारा। शैडो के अंग ढीले पड़ गए, मुंह से खून बह रहा था और वह दर्द से चीख उठा।
शैडो को फंसा देख मैंने तुरंत अपनी क्लास स्किल इस्तेमाल की, पावर सारे बेस स्टेट्स 20% बढ़ा दिए। सफेद रोशनी की लकीरें शैडो के चारों ओर लिपटी और उसने तुरंत पलटवार किया। ट्रॉल को जमीन पर पटक दिया और एक ही बार में मांस का टुकड़ा नोच लिया। ट्रॉल की आंखें खून सी लाल हो गईं और उसने ब्लड लस्ट स्किल चालू कर दी। दोनों उलझ गए और हाथापाई हर पल और भयानक होती गई। मैंने पावर सक्रिय रखी और रिस्टोर कास्ट किया। शोर सैकड़ों मीटर दूर तक गूंज रहा था। बॉस से लड़ने वाला ये दीवाना कौन है? 3 लोगों की एक टीम दौड़ती हुई आई, मदद करने और क्रेडिट लेने के इरादे से। पर वहां पहुंचते ही वे ठिठक गए, क्योंकि कोई टीम नहीं, सिर्फ मैं अकेला बॉस से लड़ रहा था। तभी हाथ में तलवार लिए मैंने आखिरी वार किया और ट्रॉल का हेल्थ बार 0 हो गया। आसपास का कोई भी छात्र बीच में आने की हिम्मत नहीं कर सका। लियाम और विलो भी वहीं थे, दोनों दंग रह गए। यह एक ही दिन में ऐसा हो गया। तभी 4 लोगों की एक और टीम आई। यह ऑनर्स क्लास का रयान था। उम्मीद न थी कि हमारे स्कूल में तुम जैसा खिलाड़ी है। तुम्हारा समन बुरी तरह घायल है, मदद चाहिए, हमारे पास हीलर है। बात खत्म होते ही रयान को पीछे खड़ी लड़की ने लात मार दी। हम ठीक हैं, शुक्रिया। वहां से जाते हुए उनकी नजर मेरी कलाई पर स्कोर पर पड़ी। 5, 3, 20। लानत है। तभी विलो आई। उसके गाल लाल थे। जैसे ही वह करीब आई, शैडो की खून जैसी लाल आंखें उस पर जम गईं। विलो को लगा जैसे वह ठंडे गड्ढे में गिर गई हो, पैर कांपने लगे। मैंने मुड़कर देखा तक नहीं। डर था कि कहीं फिर उसकी मीठी जाल में न फंस जाऊं। मैं वापस गुफा की ओर बढ़ा शैडो को और मजबूत होने के लिए खाने दिया। शैडो ने हर मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया और एक ऊर्जा का कोकून उसे घेर लिया। यह विकास पिछले बीस्ट किंग स्टेज से कहीं आगे था। सोच रहा था कि जब यह बाहर निकलेगा तो इसकी शक्ति क्या होगी। जल्द ही नुकीले पंजों की एक जोड़ी ने कोकून को फाड़ दिया। शैडो के बाल गहरे नीले हो गए थे, भव्य और ठंडे। उसे नई स्किल मिली, इंटिमिडेट और फ्लेम, और उसका टैलेंट भी एक दर्जा बढ़ गया। कुल मिलाकर एक पूर्ण कायापलट। कॉलेज ट्रायल में 1 घंटा बचा था। मैं शैडो पर सवार होकर अन्य मॉन्स्टर ठिकानों को ढूंढने निकला। 10 मिनट बाद मैं और शैडो एक और बॉस टेरिटरी में थे। लेवल 15 ट्विस्टेड ट्री किंग। मुझे उसकी तरफ बढ़ते देख बाहर खड़े प्रिंसिपल मेसन की त्योरियां चढ़ गईं। उन्हें पता था कि ट्री किंग की हेल्थ और हमला ट्रॉल से 2 गुना है और मैं सिर्फ लेवल 4 पर हूं। इतना बड़ा फासला पाटना पूरे देश में लाखों में एक होता है। काल कोठरी के भीतर दलदली जमीन पर पैर रखते ही लाल आंखों वाले पेड़ों के तने फटे और वे अपनी जगह से उखड़कर मुझ पर झपटे। मैंने डर के बिना सीधे हमला बोला और लाठी से तलवार निकाली। पलक झपकते ही मैंने 5 बार वार किया, इतनी तेज कि आफ्टर इमेज छोड़ गया और डालियां कटकर गिर गईं। मेरी नजरें ठंडी थीं। 3 तेज कदमों में मैं ट्री हंट के पास पहुंचा और अपनी तलवार उसके फटे मुंह में घुसा दी। घाव से रस बह निकला और ट्रीएंट का हेल्थ बार 0 हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी की मौत देख आसपास के ट्रीएंट्स गुर्राए। तभी शैडो गुस्से में दहाड़ा और एक वार से नजदीकी ट्रीएंट को फाड़ दिया। फिर उसके भीतर से काली आग निकली जो उसके शरीर पर फैली और दूसरे ट्रीएंट्स पर कूद पड़ी। ट्रीएंट चीखे और डर में उठ खड़े हुए, पर लाख कोशिशों के बाद भी वे काली आग बुझा न पाए। वो आग जो उनके जीवन की ऊर्जा को ही खाकर जलती है। मैं खुद थोड़ा हैरान था। शैडो की फ्लैम एबिलिटी बिल्कुल पागलपन है। जल्द ही ट्रीएंट्स उस काली आग में जलकर राख हो गए। काली लपटें वापस शैडो के शरीर में लौट आईं। ये आग शैडो को खाने का झंझट खत्म कर सीधे ऊर्जा सोखने देती थी। देखते ही देखते हम दोनों का एक लेवल बढ़ गया और मेरा स्कोर 7 आईवीज हो गया। अचानक जमीन फट गई और हाथ जितनी मोटी सुनहरी डालियां हमें जकड़ने के लिए बाहर निकली। दूर से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। सैकड़ों ट्रीएंट्स 100 मीटर ऊंचे ट्री किंग को लेकर आ रहे थे। मैं धीरे से पीछे हटा, भले ही मेरे सारे स्टेट्स पंजी से ऊपर थे, पर उस चीज से भिड़ना मौत को दावत देना है। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। शैडो, जाकर इन्हें खत्म करो। मजबूत दुश्मन हमेशा समन के लिए होते हैं। शैडो की आंखों में बरबर चमक आई। काली आग शरीर पर भड़की और वह अपनी सबसे मजबूत फॉर्म में सीधा ट्विस्टेड ट्री किंग पर झपटा। काली आग ने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। ट्रीएंट्स दर्द से चीख रहे थे। मैंने मौके का फायदा उठाकर हार्वेस्ट किया और उन्हें मरते देखा। ट्री किंग ने एक लंबी दहाड़ भरी और अनगिनत सुनहरी डालियां शैडो पर बरसा दी। शैडो ने डिफेंस की परवाह नहीं की और सीधे ट्री किंग के मुख्य शरीर पर हमला बोला। उसके पंजों की काली रोशनी ने ट्री किंग की छाल उधेड़ दी। ट्री किंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसकी हर डाली ने शैडो को घेरा, पर शैडो ने जख्म के बदले जख्म देने की ठानी। काली आग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी और ट्री किंग की आंखें खौफ से भर गईं। वह महसूस कर सकता था कि उसकी जान धीरे धीरे खत्म हो रही है। ट्री किंग डर गया, भागने की कोशिश की, पर शैडो दहाड़ा और काली आग जंजीर बनकर उसे बांध गई। शैडो के वार और हिंसक हो गए। रयान और उसके साथी जो मदद करने आए थे सन्न रह गए, चेहरे पर खौफ था। लेवल 15 का ट्री किंग पूरी तरह पिट रहा था। यह देखकर मैं भी हैरान था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। ट्विस्टेड ट्री किंग गिर पड़ा। मुझसे सफेद रोशनी उठी। मेरा लेवल 8 हो गया और रिकॉर्डर स्कोर 3000 बढ़ गया।
बाकी बचे ट्रिएंट्स तुम्हारे हुए तुम चारों के। यह स्कोर पाना बहुत आसान था। साशा का मुंह थोड़ा खुला रह जाता है। उनके स्कोर 10 मिनट से कुछ ही ज्यादा समय में एलीट अकादमी के लिए न्यूनतम प्रवेश सीमा तक पहुंच गए हैं। पहले जब भी हमारा सामना मॉन्स्टर से हुआ हमने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन एथन का शैडो तो बहुत ही डरावना है। हम इन्हें चाहे जैसे भी मारें, उनमें से कोई भी वापस मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। अब तक सारी काली लपटें वापस शैडो के शरीर में समा चुकी हैं। अपने सामान्य रूप में शैडो 7 मीटर का हो गया है और मेरे सभी बेस आंकड़े 70 अंकों के पार चले गए हैं। मेरा लेवल अभी 10 पर पहुंचा है। फर्स्ट क्लास एडवांसमेंट का समय आ गया है। यह कॉलेज ट्रायल खत्म हो चुका है। डंजन छात्रों को जबरन बाहर टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है और सफेद रोशनी में नहाए हुए छात्र वापस बड़े प्लाजा में लौटते हैं, जहां जोरों की चीयरिंग उनका स्वागत करती है। शैडो का 7 मीटर का रूप मेरे बगल में शांत बैठा है। उसने वाकई कर दिखाया। पहला स्थान। प्रिंसिपल मैसन और शिक्षक उत्साह से लाल हो रहे हैं। यह वाकई हैरान करने वाला है। वह खुद भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। एक समनर के रूप में इतनी बड़ी तादाद में मॉन्स्टर्स को मारना, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। वेल्स, तुम्हें वाकई एक जबरदस्त छात्र मिला है। चलो एथन से मिलने चलते हैं। प्रिंसिपल मैसन इंतजार नहीं कर पाते और उन्हें साथ खींच ले जाते हैं। प्लाजा के दूसरी तरफ विलो का चेहरा पछतावे से पीला पड़ गया है। वह 1 घंटे पहले ही डंजन से बाहर आ गई थी, एलिमिनेट हो गई, और उसका स्कोर उसे किसी ऊंची अकादमी में भी नहीं पहुंचा पाएगा। यह सोचकर विलो की आंखों में जहर घुल जाता है। इस बीच क्रिस्टल को 3rd हाई के शिक्षक और प्रिंसिपल घेरे हुए हैं और वे आपस में आ भर रहे हैं। क्लाउड हेवन सेकंड बहुत खुशनसीब रहा जिसने ऐसा मॉन्स्टर प्रोडिजी पैदा किया। हाँ बिल्कुल क्रिस्टल, निराश मत हो। तुम्हारा 19,500 का स्कोर पहले से ही शानदार है। मैं ठीक हूं। फिर क्रिस्टल क्लाउड हेवन सेकंड की तरफ देखती है, गहरी सोच में डूबी हुई। तभी प्रांतीय लीडर बोर्ड सामने आता है। इसमें कोई शक नहीं, मैं पहले स्थान पर हूं। शैडो वाकई कुदरत का एक करिश्मा है। न केवल इसके विकास की कोई सीमा नहीं है, बल्कि हर इवोल्यूशन के साथ इसकी युद्ध क्षमता डरावनी हद तक बढ़ती जा रही है। मैं पहले से ही अगले समन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। घर वापस आकर मैं यह खबर मॉम और लिलियन के साथ साझा करता हूं और प्रांतीय स्तर पर फर्स्ट आने के इनाम के 10 लाख होक्सिया सिक्के मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अब से मॉम और लिलियन को तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं क्लास एडवांसमेंट की तैयारी के लिए अपने कमरे में जाता हूं, जिसके लिए एक रैंडम डंजन को क्लियर करना जरूरी है। मैं पैनल पर देखता हूं और बिना किसी झिझक के फैसला करता हूं। मैं कन्फर्म दबाता हूं। मैं कमरे से गायब हो जाता हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन निर्देशांक 0 से 8, 6 से 9 घटा 4। यह दुनिया तबाह होने की कगार पर है, जहां इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी बुझने वाली है। क्या तुम तबाही लाओगे या मुक्ति? सिस्टम नोटिफिकेशन वैकल्पिक टास्क 1, 1000 कैलेमिटी बीस्ट का खात्मा करें। हो सके तो बचे हुए लोगों की रक्षा करें। वैकल्पिक टास्क 2, मदर कैलेमिटी को विकसित होने के लिए सब कुछ निगलने में मदद करें। कुल प्रतिभागी 10। समय सीमा 24 घंटे। आप स्वेच्छा से ब्लू स्टार नहीं लौट सकते। सिस्टम नोटिफिकेशन वैकल्पिक टास्क 1, 1000 कैलेमिटी बीस्ट का खात्मा करें। हो सके तो बचे हुए लोगों की रक्षा करें। वैकल्पिक टास्क 2, मदर कैलेमिटी की मदद करें। कुल प्रतिभागी 10। समय सीमा 24 घंटे। आप स्वेच्छा से ब्लू स्टार नहीं लौट सकते। बिना किसी चेतावनी के मैं एक उजड़े हुए बंजर इलाके में प्रकट होता हूं। मैं थोड़ी भ्रिकुटी सिकोड़ता हूं और बिना सोचे टास्क 1 चुनता हूं। अगर मदर कैलेमिटी सब कुछ निगल जाएगी तो मेरा शैडो क्या खाएगा? तभी पास के एक कांच के दरवाजे से एक आकृति उड़ती हुई आती है और एक छोटी लड़की जमीन पर गिरती है। साथ ही हजारों कांच के टुकड़े उसके ऊपर बरसते हैं। खून से लथपथ बिना खाल वाला एक कैलेमिटी बीस्ट धुंधले हॉल से बाहर आता है और उस पर झपट पड़ता है। लड़की अपने पास रखी लंबी तलवार तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर वह एक कदम पीछे रह जाती है। मौत का खौफ उसके सीने में भर जाता है और उसके हाथ स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी तलवार की एक चमक आर पार निकल जाती है। रेंगने वाले उस बीस्ट का सिर अलग हो जाता है और हवा में उसका शरीर अपना संतुलन खोकर जमीन पर आ गिरता है। हेलो, मैं एथन हूं। मैं रॉबिन हूं। मैं अभी उससे इस दुनिया के बारे में पूछने ही वाला था। तभी एक तीखी महिला की आवाज गूंजती है, कुछ तो गड़बड़ है, सब पीछे हटो। रॉबिन का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वह मुझे खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है। बिल्कुल उसके पूरा बोलने से पहले ही दूर से एक कार हमारी तरफ सीधे उड़ती हुई आती है। मैं जोर से झटका देकर रॉबिन को अपने पीछे फेंकता हूं और प्रहार रोकने के लिए अपने स्टाफ को आगे टिका देता हूं। जबरदस्त टक्कर मुझे 10 मीटर पीछे घसीट ले जाती है। तब कहीं मैं रुकता हूं। रॉबिन का चेहरा डर से टेढ़ा हो जाता है और वह दर्द के बावजूद दौड़कर आती है। क्या तुम ठीक हो? मैं अपने सीने में उमड़ते खून को शांत करता हूं और सिर हिलाता हूं। फिर मैं आगे देखता हूं। हमारे सामने 2 पैरों वाला एक कैलेमिटी बीस्ट खड़ा है जो नुकीले कांटों से ढका हुआ है। यह एक ब्लेड डेमन है। हम बच नहीं सकते। रॉबिन की आंखें गंभीर हैं। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गई हैं। ब्लेड डेमन तेज चलने लगता है और अगले ही पल वह जमीन को फाड़ते हुए आगे की ओर झपटता है।
रॉबिन प्रतिक्रिया दे पाती उससे पहले ही एक आकृति उसके पास से गुजरती है सीधे उसकी तरफ। मैं अपने स्टाफ से ब्लेड निकालता हूं और वह साफ गूंजती आवाज के साथ ब्लेड डेमन के तेज हथियार से टकराती है। ब्लेड डेमन चीखता है और अपना दूसरा ब्लेड वाला हाथ मेरे सिर पर घुमाता है। मैं उसे जोर से पीछे धकेलता हूं और चिल्लाता हूं, रॉबिन, अपनी तलवार मुझे दो। यह सुनकर रॉबिन बिना सोचे तलवार की मूठ पकड़ती है और मेरी तरफ फेंक देती है। ब्लेड डेमन इसे एक चुनौती की तरह लेता है। अपने दोनों ब्लेड वाले हाथों को तेजी से घुमाते हुए वह हमला करता है। मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। एक हाथ में तलवार, दूसरे में ब्लेड। कुछ ही सेकंडों में हम इतनी तेजी से दर्जनों वार का आदान प्रदान करते हैं कि धुंधली छाप छोड़ जाते हैं। 1000 से ज्यादा वार के बाद मुझे एक मौका मिलता है। मैं घातक प्रहार से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाता हूं, फिर अपने बाएं हाथ की लंबी तलवार को ऊपर की ओर घुमाता हूं। धारदार किनारा ब्लेड डेमन के हाथ को आर पार काट देता है और वह कुछ समझ पाता उससे पहले मेरा ब्लेड सीधे उसके दिल में उतर जाता है। सख्त खाल को छेदते हुए मैं उसे आर पार कर देता हूं। रॉबिन अपना दुखता हाथ सहलाते हुए पास आती है। तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं, बस हल्की सी मुस्कान बिखेर देता हूं। हम अब जा सकते हैं। यह कार्मिक मियास्मा है। कार्मिक मियास्मा को आए पूरा 1 महीना हो चुका है। बहुत सारे लोग इस पीड़ा को झेल नहीं सके। वे पागल हो गए और मॉन्स्टर्स में बदल गए जिन्हें सिर्फ मारना आता है। अब मियास्मा फिर से बदल गया है। यहां तक कि इमारतें, पहाड़ और नदियां भी उत्परिवर्तित, म्यूटेट हो रही हैं। इंसानियत को अब नहीं पता कि जिंदा कैसे रहें। यह सुनने के बाद मुझे इस दुनिया की थोड़ी समझ हो गई है। तभी सड़क के मोड़ पर 1 दर्जन लोग दिखाई देते हैं। सब डरे हुए लग रहे हैं। रॉबिन, तुम अभी भी यहां क्या कर रही हो? भागो! आगे खड़ी लंबी महिला चिल्लाती है। जैसे ही वह बोलती है, जमीन कांपने लगती है। एक विशाल लहर हमारी तरफ बढ़ रही है। गहरा लाल कार्मिक मियास्मा आसमान में इकट्ठा हो जाता है और चारों दिशाओं से दहाड़ें आती हैं। हमारे चारों ओर की ऊंची इमारतों पर कैलेमिटी बीस्ट्स उभर आते हैं। खून की प्यासी आंखें हर किसी पर टिकी हैं। उसी पल गहरा लाल रंग एक दीवार बना लेता है जो हर किसी को घेर कर करीब आ रहा है। सबके कदम धीमे हो जाते हैं। दिल में मायूसी घुलने लगती है। हर कोई बड़ी मुश्किल से घूंट भरता है। रॉबिन, मेरे करीब रहो। लूना मेरी तरफ देखते हुए कहती है, यह सोचकर कि मैं किसी दूसरे सर्वाइवर ग्रुप से हूं। मैं उस पर ध्यान दिए बिना सीधा आगे बढ़ता हूं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हम घिर चुके हैं। हीरो बनने का यह वक्त नहीं है। नहीं नहीं नहीं, असल में मैंने उन्हें घेर रखा है। इतने सारे कैलेमिटी बीस्ट को मारने से मेरी रेटिंग आसमान छू लेगी। शैडो सफेद रोशनी की एक चमक के साथ 7 मीटर का साया पल भर में प्रकट होता है। इसकी दहाड़ से आसमान हिल उठा। शैडो की खड़ी आंखें सामने कैलेमिटी बीस्ट्स की लहर को ठंडी नजरों से घूर रही हैं। फिर वह सीधे टाइटन फॉर्म में बदल जाता है, 28 मीटर तक फैलकर कुछ इमारतों से भी ऊंचा। शैडो के अंग जमीन पर टकराते हैं, जमीन को हजारों टुकड़ों में फाड़ देते हैं और एक मिसाइल की तरह वह कैलेमिटी बीस्ट की भीड़ में घुस जाता है। तपती गर्मी में हर कैलेमिटी बीस्ट मरने से पहले बस कुछ ही सेकंड तड़पता है और फिर पोषक तत्वों में बदल जाता है। पीछे खड़े सारे लोग डर और सदमे में जम गए, सावधान। अचानक 1 दर्जन के करीब कैलेमिटी बीस्ट्स हमारी तरफ दौड़ते हैं और लूना तुरंत चेतावनी देती है। उसके पैर मदद के लिए तेजी से चलते हैं, पर अगले ही सेकंड वह ठिठक जाती है। वह देखती है कि मैं पीछे नहीं हट रहा बल्कि आगे बढ़ रहा हूं। एक हाथ में तलवार और दूसरे में ब्लेड उन्हें गोभी की तरह काट रहा हूं। एक झटके में हर हमला करने वाला कैलेमिटी बीस्ट मृत पड़ा है। लूना का मुंह खुला रह जाता है। मुझ पर म्यूटेशन का एक भी निशान नहीं है। मुझे कमजोर होना चाहिए था। फिर लूना को कुछ याद आता है। आधा साल पहले सप्लाई ढूंढते वक्त उसे बिल्कुल मेरे जैसे लोग मिले थे, बिना किसी म्यूटेशन के, फिर भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत। उन लोगों ने सर्वाइवर ठिकानों को बर्बाद कर दिया, लोगों को कैलेमिटी बीस्ट के सामने मरने के लिए छोड़ दिया, यहां तक कि भागने वालों की टांगें तोड़ दी। इंसान के रूप में कचरा, और उनकी हिम्मत देखो कि मुझसे कह रहे हैं कि हम एक जैसे हैं। वह बात लूना कभी नहीं भूली। ईथन उन लोगों जैसा नहीं है। उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। लूना के मन की बात भांपते हुए रॉबिन ने जल्दी से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दूर रहो। फिलहाल सारा ध्यान उसी ने खींच रखा है। जब तक मौका है निकलते हैं। लूना ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, बिजली की एक कड़क के साथ रास्ता बंद हो गया। यहां से कोई नहीं जा सकता। सुनहरे बालों वाला एक युवक हाथ में किताब थामे इमारत से बाहर निकला। उसने जादू किया और एक के बाद एक बिजली के गोले बनने लगे। उसी पल मेरे चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। मैंने अपनी तलवार घुमाई और खंजर उससे टकराया। एक बेहद खूबसूरत महिला मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने बिना रुके वार किया, पर वह गायब होकर दूर जा खड़ी हुई। मैंने पैर जमाए और लपका, क्या तुम हमला नहीं करोगी? मेरे कहते ही इमारत से आग का एक बवंडर निकला और हम चिंगारियों के बीच टकरा गए। आग के बीच से उस हट्टे कट्टे इंसान ने जीभ चटकाकर कुछ कहा, क्या तुम वाकई एक समनर हो? झुलसाने वाली लपटें मेरे चेहरे पर पड़ी, पर मैंने ठंडे पड़ते हुए उसे तलवार से पीछे धकेल दिया। रीबर्थ डंजियन में अलग अलग गुटों के खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं मार सकते। पकड़े गए तो सीधे वांटेड हो जाओगे, लेकिन गुटों में बंटे रीबर्थ डंजियन इसका अपवाद होते हैं।
मैंने सोचा नहीं था कि कोई वाकई पहला टास्क चुनेगा। क्या सर्वाइवल बढ़ाने के लिए ये चुनना जरूरी था? कैलेमिटी बीस्ट का पलड़ा भारी है। जिसके पास थोड़ी भी अक्ल है वह समझ जाएगा कि क्या चुनना है। उन 6 को मुझे जाल में फंसा हुआ शिकार समझते देख मैंने शांति से पूछा, क्या तुमने यह कहावत सुनी है? सबसे बेहतरीन शिकारी अक्सर शिकार बनकर ही आते हैं। मैंने तुम्हें इतने खुलेआम बाहर बुलाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी योजना के आया हूं? तुम सबने अभी बहुत खूबसूरती से बात की और उसकी कीमत पर मुझे तुम्हारी अंतिम संस्कार का मौका मिला। मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। दावत तैयार है, अब शैडो के दावत का समय है। चारों तरफ एक खूंखार दहाड़ गूंज उठी। काली लपटें सैकड़ों मीटर तक फैल गईं, विशाल काले भेड़िए को घेरे हुए। पलक झपकते ही वह 8 गुना बड़ा हो गया और भी खूंखार और डरावना लग रहा था। उनमें से हर एक की रूह तक दहशत कांप गई। विशाल भेड़िए को अपनी ओर आते देख चारों के पैरों से सिर तक एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। डर ने लगभग उनका मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। जैसे ही शैडो के पंजे गिरने वाले थे, उनमें से 3 किसी तरह दहशत तोड़कर अलग अलग दिशाओं में भागे। बदकिस्मत आखिरी वाले की तो चीख भी नहीं निकली। शैडो ने उसे एक ही पल में चीर डाला। यह देखकर बाकी सब पसीने पसीने हो गए। उन्होंने सोचा था कि समन को रोक लेना काफी होगा, पर एक समनर के तौर पर उसकी ताकत उनके बराबर थी। और यह जानवर बेहद मजबूत और विनाशकारी होने के अलावा दुश्मन पर नियंत्रण भी रखता था। उसे रोकने का तो ख्याल भी छोड़ दो। उसके सामने 3 मिनट टिकना बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे ही शैडो अगले शिकार की तरफ लपका, सुनहरे बालों वाले जादूगर ने दांत पीसे और किसी गुप्त भाषा में मंत्र बुदबुदाया। बिजली की लपटें गूंथकर आधे मीटर मोटी जंजीरें बनी और शैडो के गले और अंगों को जकड़ लिया। इसे अभी मारो, मैं इसे बस 10 सेकंड के लिए ही रोक सकता हूं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, शैडो के पंजे से जंजीरें टूटकर बिखर गईं। यह कैसे मुमकिन है? यह मेरी सबसे ताकतवर प्रतिभा है। वह जादूगर सदमे में देखता रह गया। मेरे एम्पावर कास्ट करने के बाद शैडो की ताकत और भी बढ़ गई। यह देखकर अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी ताकत बचाए। वे अपने सबसे बड़े दांव लगाने लगे। वह महिला कई परछाइयों में बंट गई और अलग अलग कोणों से मुझ पर हमला करने लगी। अचानक उसके सिर के ऊपर बर्फ के नुकीले टुकड़े बने और बरसने लगे, जिससे उसे कदम पीछे हटाने पड़े। बर्फीले बालों वाली एक लड़की शान से आगे बढ़ी। उसके कदमों से जमीन पर पाला जमने लगा। जो भी कैलेमिटी बीस्ट करीब आया, पत्थर का बन गया। मैं इसी से रोकता हूं। आग वाला वह शख्स लपटों के साथ आगे बढ़ा। बाकी तीनों ने एक साथ मुझ पर वार कर दिया। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। दोस्तों, मेरा टांट एक्टिव है। पल भर में वे तीनों मुड़ गए और ढाल लिए हुए उस बड़े टैंक को घूरने लगे। तभी अपनी सुध-बुध खो चुके उन तीनों के पीछे विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। अगले ही पल पंजों ने उन्हें चीर दिया। 3 लोग 4 टुकड़ों में बंट गए। फिर शैडो ने मुड़कर पास की एक इमारत पर हमला किया, जिससे पत्थर के अनगिनत टुकड़े उस महिला पर बरसे। पत्थर के टुकड़े उसके कपड़े और शरीर को आर पार कर गए। शैडो पल भर में उसके पास पहुंचा, पंजे उठाए और नीचे दे मारा। काली लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। दूसरी तरफ एक बर्फीला तूफान फट पड़ा। जहां जहां वह गया, इमारतें और जीव बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। आग वाला वह शख्स वहीं बर्फ का पुतला बन गया। अब 7 शिकारों में से सिर्फ एक बचा था। जब सबने कातिलाना इरादे के साथ देखा तो उस जादूगर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिजली की लहरें और गोले बरसाए। मैंने फुर्ती से उन सबको चकमा दे दिया। फिर तलवार के एक ही झटके से उस जादूगर का सिर धड़ से अलग हो गया। क्या तुम मदर कैलेमिटी के बारे में जानते हो? यह वह हस्ती है जो अनगिनत कैलेमिटी बीस्ट्स के चेतना पाने से बनी है। तुम मदर कैलेमिटी का शिकार करने जा रहे हो। उसे मारना ही सर्वोच्च रेटिंग पाने का एकमात्र तरीका है, और यही वह इकलौती चीज है जो इस दुनिया को थोड़ी राहत दे सकती है। फिर मिलेंगे ईथन, फिर मिलेंगे ईथन। हे भगवान दोस्त, तुम ईस्टर्न स्काई प्रोविंस के विक्टोरियन हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने ताकतवर हो। मेरे जवाब देने से पहले ही वह टैंक हैरान होकर बोल पड़ा। थोड़ी बातचीत के बाद हम सहज हो गए और मुझे पता चला कि उस टैंक का नाम रोलैंड है। मैंने उन्हें बताया कि मैं मदर कैलेमिटी को मारने की योजना बना रहा हूं, और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के सहमति दे दी। हम तीनों फौरन शहर के केंद्र की ओर निकल पड़े। जल्द ही हम एक पुल पर पहुंचे और लाल आंखों वाले कैलेमिटी बीस्ट पागल होकर हमारी ओर लपके। शैडो पुल से कूदकर उन बीस्ट्स की भीड़ से टकराया जो पूरी सड़क पर भर गए थे। काली लपटें भड़क उठीं। मेरा चेहरा सख्त हो गया। मदर कैलेमिटी ने हमें देख लिया है। क्रिस्टल की आंखें ठंडी नीली पड़ गईं। उसके सिर के ऊपर नुकीले बर्फ के गोले बने और उसके एक इशारे पर पीछे से आ रहे बीस्ट्स पर बरस गए। अनगिनत बीस्ट्स कटकर गिरने लगे, पर वे आते ही जा रहे थे। शहर का हर बीस्ट हर दिशा से यहां जमा हो रहा था। मुझे दबाव महसूस होने लगा। इस पूरे शहर में करोड़ों कैलेमिटी बीस्ट्स हैं। अगर हम खुद को पूरी तरह थका भी दें, तब भी इन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, सिर काटो, धड़ अपने आप गिर जाएगा। शैडो, जाओ मदर कैलेमिटी को मार गिराओ। यह सुनकर शैडो मुड़ा और पुल पार करने लगा। उस पार एक खतरनाक मौजूदगी थी, मदर कैलेमिटी।
जैसे ही शैडो उस पार पहुंचा, धुंध से 15 मीटर लंबी गहरे लाल रंग की टेंटिकल निकली और उसने शैडो को जोर से दे मारा। कई इमारतें ढह गईं और शैडो 20 मीटर से भी दूर जाकर गिरा। शैडो दहाड़ा, धूल झाड़ी और मलबे से खड़ा हुआ। उसकी ठंडी आंखें मदर कैलेमिटी पर टिकी थीं। 60 मीटर से बड़ी एक विशाल आंख जिसमें अनगिनत छोटी आंखें थीं, वे सब शैडो को घूर रही थीं। शैडो से काली लपटें भड़कीं और वह हमला करने के लिए आगे लपका। शैडो की पूरी ताकत के साथ उस हमले से टूटी हुई इमारतें बुरी तरह हिल गईं। उस विशाल आंख की अनगिनत आंखों ने एक साथ झपक कर 15 लाल टेंटिकल्स को शैडो पर झोंक दिया। शैडो ने कुछ को तो चकमा दिया, पर बाकी से बच नहीं पाया। उसने काली रोशनी वाले पंजों से वार किया, पर धातु के टकराने जैसी आवाज आई। एक टेंटिकल ने शैडो को दूर फेंक दिया। उसने जो भी थोड़ी जमीन हासिल की थी वह पल भर में खत्म हो गई। इससे पहले शैडो अपनी ताकत और बचाव पर भरोसा करता था, लेकिन अब उस विशाल आंख और टेंटिकल्स के सामने उसमें से कुछ भी काम नहीं आ रहा था। एक दहाड़ के साथ काली लपटें बेकाबू होकर भड़कीं और झुलसाने वाली गर्मी चारों तरफ फैल गई। शैडो ने आर पार की लड़ाई का मन बनाकर खुद को आगे झोंक दिया। इधर मेरा तनाव बढ़ रहा था। अपनी रूहानी कड़ी से मैं शैडो की कम होती ताकत को महसूस कर पा रहा था। तभी क्रिस्टल ने आंखें खोली। फ्रॉस्ट इनहेलेशन। एक ही पल में अनगिनत 20 बर्फ के टुकड़ों में बदल गए। मौका पाकर मैंने शैडो को मदर कैलेमिटी के पीछे जाने का इशारा दिया। अब सिर्फ एक ही मौका है, शैडो को इवॉल्व करना होगा। जल्द ही हम तीनों शहर के केंद्र पर पहुंच गए। आगे से एक दहाड़ सुनाई दी। हमने बिना देर के अंदर दौड़ लगाई और देखा कि शैडो गंभीर रूप से जख्मी है, फिर भी वह पंजे जमाकर मजबूती से खड़ा था, हार मानने से इंकार कर रहा था। धीरे धीरे वह जिद्दी बनकर आगे बढ़ रहा था। यह देखकर मैं सीधा शैडो की ओर दौड़ा। शैडो, इन कैलेमिटी बीस्ट को निगल जाओ। साथ ही मैंने रिस्टोर और एम्पावर कास्ट किया। शैडो पर एक सफेद रोशनी छा गई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। एक दहाड़ के साथ उसने टेंटिकल्स को पीछे धकेला और बीस्ट की भीड़ में घुस गया। काली लपटें कमल की तरह खिलीं और देखते ही देखते चारों तरफ फैल गईं। उस विशाल आंख ने खतरा भांप लिया और बीस्ट को दूर हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतहीन काली लपटें सोखी हुई ऊर्जा को वापस शैडो के शरीर में ले जाती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं पैनल पर इवॉल्व दबाता हूं और शैडो के भीतर से काली शक्ति का एक भयानक सैलाब फूट पड़ता है, जो एक काले प्रकाश के खंभे के रूप में आसमान की ओर निकल जाता है। शैडो का शरीर पल भर में 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपके समन शैडो ने स्विफ्ट कौशल हासिल कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपके समन शैडो ने एक नई प्रतिभा हासिल की है, अडमेंट बॉडी। सभी आंकड़े 60 अंकों तक बढ़ गए हैं। मैं एक लंबी सांस लेता हूं। एक और पूर्ण अपग्रेड। शैडो की खड़ी आंखें उस विशाल पुतली पर टिक जाती हैं। उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। उसके सख्त भेड़िए जैसे बालों से हल्की सुनहरी चमक निकल रही है, जो उसे दिव्य और शक्तिशाली बना रही है, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसके सख्त भेड़िए जैसे बालों से हल्की सुनहरी चमक निकल रही है, जो उसे दिव्य और शक्तिशाली दिखा रही है। उस विशाल पुतली की आंखें बुरी तरह कांपने लगती हैं। जैसे ही वह काली शक्ति बाहर फटती है, सब कुछ विनाशकारी भूख के भयानक आभा से जम जाता है। लेकिन इसके बाद अंतहीन गुस्सा आता है। वह भी निगल सकता है और विकसित हो सकता है। वही तो है जिसे सबसे ताकतवर बनना है। गहरे लाल रंग के मोटे टेंटिकल्स एक साथ बाहर निकलते हैं और हवा उस शक्ति से गूंज उठती है। शैडो एक अचल पहाड़ की तरह खड़ा है। 15 गहरे लाल टेंटिकल्स उस पर वार करते हैं और केवल सुनहरी चमक थोड़ी कांपती है। काली लपटें ग्लटनी और टाइटन फॉर्म के साथ तुरंत फूट पड़ती हैं। काली लपटें 400 मीटर ऊंचे एक खूंखार जानवर का साया बनाती हैं और 1 किलोमीटर का इलाका पल भर में काली आग का सागर बन जाता है। शैडो सीधे उस विशाल पुतली की ओर दौड़ता है। जैसे ही उसके पंजे उठते हैं, उस विशाल जानवर के साये के पंजे भी उठते हैं और काली लपटों के पंजे नीचे की ओर प्रहार करते हैं। उस विशाल पुतली की कई आंखें तुरंत अंधी हो जाती हैं और दर्द से एक चीख निकलती है। उसके टेंटिकल्स शैडो पर बेतहाशा वार करते हैं, पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। विशाल पुतली दहाड़ती है और तेजी से कार्मिक मियास्मा को खुद में सोख लेती है। पल भर में उसका शरीर और बड़ा हो जाता है और गहरे लाल टेंटिकल्स पर अनगिनत नुकीले कांटे उगने लगते हैं। यह मूल रूप से वह शक्ति थी जिसे उसने अगले जीवन स्तर तक विकसित होने के लिए बचा कर रखा था। अब उसे समय से पहले ही इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गहरे लाल टेंटिकल्स हर तरफ से शैडो को घेर लेते हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर हमला करते हैं। जमीन लगातार हिल रही है और दहाड़ें आसमान में गूंज रही हैं। घंटों बाद खंडहरों में केवल शैडो ही खड़ा है। विशाल पुतली की अनगिनत आंखें बुझ चुकी हैं। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काली लपटों में समा रहा है। यह देखकर क्रिस्टलाइन पुतली मुस्कुराने लगती है। मदर कैलेमिटी और हजारों कैलेमिटी बीस्ट को मारने का हमें जो रेटिंग मिलेगा वो यकीनन बहुत ऊंचा होगा। अगले दिन रोशनी की एक चमक के साथ हम तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। समय समाप्त। आपके प्रदर्शन के आधार पर निपटारा शुरू हो रहा है। कुल मारे गए कैलेमिटी बीस्ट्स 5 शुस। मदर कैलेमिटी को सफलतापूर्वक मार दिया गया है। बधाई हो,
आपकी रेटिंग एकदम परफेक्ट है। क्लास समनर स्पोर्ट्समैन में अपग्रेड हुई है, दुर्लभ और अद्वितीय। विवरण एक अजीब क्लास जो आपकी वजह से पैदा हुई है। नया क्लास कौशल सीखने के लिए बधाई, स्पेल स्वॉर्ड मैनिफेस्ट। कौशल का प्रभाव एक ऐसी तलवार जो वास्तविक और अवास्तविक के बीच मौजूद है, जो हर शारीरिक सुरक्षा को दरकिनार कर एक मानसिक घाव देती है। पैनल को देखकर मैं थोड़ा हैरान हूं। यह शारीरिक सुरक्षा को अनदेखा कर सीधे निशाने के दिमाग को घायल करता है। मतलब जब तक दुश्मन के पास कोई मानसिक सुरक्षा न हो, उन्हें पल भर में काटा जा सकता है। यह कौशल वाकई में भयानक है। अनगिनत पैटर्न वाली एक तलवार मेरे हाथ में दिखाई देती है और इसे बनाते ही मेरी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैं सिर हिलाता हूं और स्पेल स्वॉर्ड को हटा देता हूं। लगता है इस कौशल का इस्तेमाल ट्रम्प कार्ड की तरह किया जा सकता है। मैं हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन खोलता हूं। रोलैंड और क्रिस्टल की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद मुझे मिस्टर वेल्स का एक मैसेज दिखता है। एलीट अकादमियों के रिक्रूटर्स आज 2 बजे आएंगे, तुम्हें स्कूल आ जाना चाहिए। मैं एक पल सोचता हूं और कुछ खास काम न होने पर मैं तुरंत उठकर निकल जाता हूं। क्लाउड हेवन सेकंड में मिस्टर वेल्स स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, वे जल्दी से पास आते हैं। तुम आखिरकार आ ही गए। इस बार सभी 5 एलीट अकादमियों ने क्लाउड हेवन सेकंड में रिक्रूटर्स भेजे हैं। क्लाउड हेवन सिटी में यह अभूतपूर्व है। मैं मिस्टर वेल्स के साथ दफ्तर की ओर जाता हूं। मिस्टर वेल्स दराज से एक ड्रैगन के आकार की सोल रिंग निकालते हैं। इसमें अकादमी का इनाम है। अंदर वे उपकरण और स्किल बुक हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। मुझे इन्हीं की जरूरत थी। मेरी पुरानी पाम स्वॉर्ड, एक सामान्य ग्रेड का हथियार, बहुत सारी कठिन लड़ाइयां झेल चुकी है। वह टूट चुकी है। मैं सोल रिंग लेता हूं और अपनी चेतना को अंदर भेजता हूं। जानकारी की 2 धाराएं तुरंत सतह पर आ गईं। पहली है स्काई पावर स्टाफ ब्लेड। स्काई स्वॉर्ड फॉर्म में इसे एलिट एम्पावरमेंट मिलता है, जो किसी भी चीज को काटने में सक्षम है। स्काई स्टाफ फॉर्म में इसे ज्ञान की आभा मिलती है, जो लगातार मानसिक ऊर्जा को बहाल करती है और किसी भी कौशल के प्रभाव को 50% बढ़ा देती है। दूसरी एक स्किल बुक है, ब्लिंकस टेप, जो उपयोगकर्ता को एक ही पल में 100 मीटर के भीतर किसी भी दूरी को पार करने देता है। इस गियर और स्किल बुक को देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। 2 बजे के करीब एक प्राइवेट गाड़ी क्लाउड हेवन के दूसरे हाई स्कूल के पास रुकती है और कई पुरुष और महिलाएं बाहर आते हैं। प्रिंसिपल मैसन गंभीर दिखते हैं। वे बिना किसी लापरवाही के आगे बढ़ते हैं। एलिट अकादमी में पढ़ाने के लिए योग्य कोई भी व्यक्ति कम से कम 5th क्लास एडवांस्ड प्रोफेशनल होता है। यहां तक कि शहर के मेयर को भी उनके साथ पूरी शिष्टता से पेश आना पड़ता है। हम रिसेप्शन रूम में पहुंचते हैं। मिस्टर फिंच अपनी सीट पर आराम से बैठे हैं और हल्के से पूछते हैं, एथन कहाँ है? दरवाजा खुलता है और मैं मिस्टर वेल्स के साथ अंदर आता हूं। मिस्टर फिंच मुझे सिर से पैर तक देखते हैं। बुरा नहीं है। ऐसे लुक्स के साथ तुम स्काईगेट अकादमी के लायक हो। उनके बगल में बैठे मिस्टर फेरिस तुरंत भड़क उठते हैं। बाहर फैली अफवाहें ही काफी बुरी हैं। अब स्काईगेट दिखावट के आधार पर रिक्रूटमेंट कर रहा है। वे मेरी ओर मुड़ते हैं और अपना ऑफर देते हैं। एथन, अकादमी चुन लो। तुम अपने नामांकन उपहार के रूप में अपनी पसंद के कोई भी 3 मुख्य संसाधन चुन सकते हो। 3? क्या यह किसी भिखारी के लिए दान है? मुझे लगता है कि आप ईस्टर्न स्काई प्रोविंस के टॉप स्कोरर की अहमियत पर सवाल उठा रहे हैं। सही। एथन, वह साफ साफ तुम्हें नीचा दिखा रही है। उसकी बदतमीजी मत सहो। प्रिंसिपल मैसन और मिस्टर वेल्स इस नजारे को देखकर जड़ हो गए हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। जो भी रिक्रूट करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे बाकी 4 हमला कर देते हैं। हालात तेजी से अराजकता में बदल रहे हैं। मिस्टर फिंच एक सांस लेते हैं, मुझे देखते हैं और अचानक बोलते हैं, तुम अब 1st क्लास एडवांसमेंट पर हो। शायद तुमने अभी तक समनिंग शुरू नहीं की है। अगर तुम स्काईगेट ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारी ओर से सीधे ऊपर आवेदन कर सकता हूं। तुम्हारे काले भेड़िए में ग्रोथ टैलेंट है। जो संसाधन चाहिए मांग लो, यहां तक कि मेरी बेटी का हाथ भी। बाकी चारों खामोश हो जाते हैं। अपने अनुभव के बावजूद यह ऑफर बहुत ज्यादा लगता है। इस साल कम से कम 10 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 20,000 से ज्यादा स्कोर किया है। अगर वे अब एथन पर बहुत ज्यादा संसाधन खर्च कर देते हैं तो उन्हें दूसरों के लिए लड़ने में मुश्किल होगी। जो 4 मानते हैं कि यह फायदेमंद नहीं है, वे चुपचाप पीछे हट जाते हैं। बाकी सब ठीक है, पर बेटी वाली बात रहने दो। मिस्टर फिंच की भौहें ढीली हो जाती हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, अच्छा है, अगर तुम्हें कोई अधिक परिपक्व पसंद है तो मैं भी उपलब्ध हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा वह मतलब नहीं था, पर शब्द मेरे गले में ही अटक जाते हैं। आखिरकार मैं स्काईगेट अकादमी चुनता हूं, इसलिए नहीं कि मिस्टर फिंच बहुत हैंडसम है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो वे ऑफर कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। शुरुआती दिन जल्द ही आ जाता है। मिड स्काई सिटी में स्काईगेट अकादमी 9फोल्ड प्रोविंस की राजधानी, जहां देश भर के सबसे ज्यादा स्कोर वाले छात्र इकट्ठे होते हैं। मैं यादृच्छिक रूप से एक डॉर्म रूम चुनता हूं। अंदर हर सुविधा और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहले से तैयार हैं। उसी पल कस्टमाइज्ड डिवाइस अचानक बजता है और एक मैसेज आता है, आपकी समनिंग सामग्री स्वीकृत हो गई है।
अगर आपको किसी और संसाधन की जरूरत है तो बस पूछें, मैं अधिकतम आवंटन के लिए आवेदन कर दूंगा। मैसेज भेजने के बाद मिस्टर फिंच अपनी नरम कुर्सी पर पीछे झुक जाते हैं। उनके बगल में मिस क्विन हैरान दिखती हैं। हमारे संसाधन 4 प्रोविंशियल टॉप स्कोरर्स को रिक्रूट करने के लिए काफी थे। आप उसे जो दे रहे हैं वह एथन की वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा है। मेरी स्पष्टवादिता को माफ करें, वह हमारे ऑफर के लायक नहीं है। मिस्टर फिंच बस मुस्कुराते हैं। फ्रेशमैन टूर्नामेंट कल है, सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैंने समनिंग का सामान जमीन पर रखा और खाली हवा में हाथ फैलाया। समनिंग की कला सक्रिय होते ही कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कुछ मिनट बाद मेरे सामने 60 सेंटीमीटर चौड़ा एक चांदी जैसा जीव आया। 2 जोड़ी पंख फड़फड़ाता हुआ। एक चांदी की पतंगा मेरे होंठ का कोना फड़फड़ाया। मैंने चुपके से उसका स्टेट्स पैनल चेक किया। समन, सिल्वर मॉथ, लेवल 10, स्ट्रेंथ 1, कॉन्स्टिट्यूशन 1, एजिलिटी 1, मैजिक 1, कुल स्टेट्स 4। शुरुआत में शैडो से भी कमजोर। मैंने अपना सिर हिलाया। यह मेरे देखे गए सबसे कमजोर समन का नया रिकॉर्ड है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपार संभावनाओं की राह पर ले जाऊंगा। चांदी की पतंगा धीरे धीरे मेरी ओर फड़फड़ाई। मैंने उसे पकड़ने के लिए उंगली आगे बढ़ाई। सिस्टम नोटिफिकेशन, जांच पूरी, लॉयल्टी 100%, यह कभी धोखा नहीं देगी। सोल बॉन्ड शुरू करें। मैंने तुरंत पुष्टि की। आत्मा के फटने का तीखा दर्द गहराई से उमड़ पड़ा। सिस्टम नोटिफिकेशन आया। बधाई हो, आपके समन ने SSS ग्रेड का अनोखा टैलेंट जगाया है। मायरीड फॉर्म, जो कोई भी रूप ले सकता है और अलग क्षमताएं पा सकता है। उस पल चांदी की पतंगा चांदी जैसी रोशनी में घुल गई और मेरे ही एक रूप में ढल गई। एक बेसुध आवाज में उसने कहा, मास्टर। शुरुआती खोजबीन के बाद मुझे आखिरकार मायरीड फॉर्म की शक्ति समझ आई। मैंने डिब्बा खोला। अंदर युद्ध के कवच के टुकड़े थे। मैंने चांदी की पतंगा की ओर इशारा किया और अपने विचार भेजे। पतंगा ने धीरे से सिर हिलाया। वह चांदी की रोशनी में घुल गई और मेरे हाथ पर लिपट गई। पल भर में चांदी का युद्ध कवच प्रकट हुआ और धीरे धीरे पूरे शरीर को ढक लिया। मुझे कोई असहजता या वजन महसूस नहीं हुआ, मानो यह कवच हमेशा से मेरा हिस्सा रहा हो। मैं पूरी तरह संतुष्ट था। मायरीड फॉर्म में धातुओं के साथ मिलकर कठोरता बढ़ाने की भी क्षमता है। लालची भूख की तरह यह एक राक्षसी प्रतिभा है जो अनंत तक मजबूत हो सकती है। मैंने चांदी की पतंगा को तुरंत रिफाइन करना शुरू करने का फैसला किया। मैंने मिस्टर फिंच को संदेश भेजकर विशेष गुणों वाली धातुएं मांगी। आधे घंटे के भीतर सामान आ गया। वे सभी दुर्लभ धातुएं थीं जिनके अपने खास गुण थे। हर एक कीमती संसाधन। अपने कमरे में वापस आकर मैंने फ्यूजन शुरू किया। मेरे शरीर पर कवच जल्दी ही अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गया। एक सेकंड क्लास प्रोफेशनल के लिए भी इसे तोड़ना मुश्किल होगा। कवच का वजन 5 टन है, पर मुझ पर कोई असर नहीं। अगर यह किसी दुश्मन पर गिरे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मैं लिविंग रूम की ओर बढ़ा। हंगामा सुनकर मेरे 3 रूममेट हैरान दिखे। एक आदमी आगे आया। नमस्ते, मैं फेलिक्स हूं, चिन्युआन प्रांत में दूसरा स्थान। ये मत कहना कि ये किस्मत से एक मजबूत समन पाकर मिला। फेलिक्स ने साधारण क्लास के साथ टॉप किया है। यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है। ठंडे चेहरे वाला आदमी उपेक्षा से बोला। वह डेमन है। मेरी नजर में एक शक्तिशाली समन होने का मतलब है कि ईथन खास है। खास? बस किस्मत। फ्रेशमैन टूर्नामेंट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस और लकी खिलाड़ियों में क्या फर्क होता है। ठीक है, वहां मिलते हैं। बहस बढ़ने ही वाली थी कि पूरी अकादमी में एक आवाज गूंजी। सभी फ्रेशमैन स्काइलर प्लाजा में इकट्ठा हों। तो फ्रेशमैन टूर्नामेंट आधा महीना पहले हो रहा है। शहर के बाहर म्यूटेंट 20 के बढ़ने की वजह से अकादमी हमें सफाई की ड्यूटी देने वाली है। कालेब ने काउच से कहा। यह सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे अचानक रिबर्थ डंजन वर्ल्ड की याद आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लू स्टार को इतना जल्दी इसी संकट का सामना करना पड़ेगा। यह सोचते ही डेमन की अहंकारी आवाज बगल से आई। तुम बिल्कुल सही समय पर आए, ईथन। मैं तुम्हें कुचल दूंगा और साबित करूंगा कि मैं टॉप स्कोर के ज्यादा लायक हूं। उसके अहंकारी चेहरे को देख मैं मुस्कुराया। तो देखते हैं कि ऊपर कौन रहता है, पर मैं तुम सबको कुचल दूंगा। स्काईगेट प्लाजा में नए छात्र इकट्ठा हुए। हेडमास्टर ने सोचा टॉप 100 को बाहर भेजकर 20 को खत्म करना होगा। मौत के दबाव में वे तेजी से बढ़ते हैं। उनके पीछे खड़ी सेक्रेटरी ने टैबलेट लिए सिर हिलाया। आधे महीने बाद होने वाला टूर्नामेंट अब बड़े रिवर डंजन रिफ्टमा कैनियन में होगा। यह टूर्नामेंट तय करेगा कि किसे कितने संसाधन मिलेंगे। घोषणा के बाद डंजन का गेट धीरे धीरे खुला। मॉन्स्टर्स की एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर रिसने लगी और प्लाजा में फैल गई। कुछ लोगों के पैर कांपने लगे और होंठ थरथरा गए। रोलैंड बेसब्री से भीड़ में कुछ ढूंढ रहा था। जल्द ही उसने मुझे देख लिया, वह दोस्त जिसके बारे में वह सोच रहा था। लंबा रोलैंड एक छोटे बालों वाली भूरी आंखों की लड़की के साथ आया। उसने कहा था कि वह मेरी तरह स्काईगेट के लिए अप्लाई कर रहा है और मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वाकई ऐसा करेगा। ईथन, यह मेरी बहन रोवन है। नमस्ते, मैंने अजीब ढंग से जवाब दिया। रोवन डरकर अपने भाई के पीछे छिप गई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। मैंने बेपसी में आह भरी और उन्हें पार्टी इनवाइट भेजा।
मुझे दूसरों के साथ टीम बनाते और बोझ उठाते देख ठंडे चेहरे वाला डेमन हल्का सा झिझका। हो, उसने ठंडेपन से व्यंग्य किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम तीनों वहीं गायब हो गए। जल्द ही सभी छात्र अंदर गए और इंस्ट्रक्टर ने हाथ लहराकर वाटरवुड प्रोजेक्शन बनाया। रिफ्टमा कैन्यन सैकड़ों किलोमीटर तक एक विशाल भूल भुलैया की तरह फैला है। अंदर जाते ही सामने दहाड़ गूंजी। अपनी वर्तमान शक्ति को परखने का सही मौका। विचार आते ही चांदी की पतंगा सफेद रोशनी में सामने आई। कुछ कदमों के भीतर चांदी का कवच मेरे शरीर पर छा गया। मेरे दाहिने हाथ ने हवा को जकड़ा और स्काई पावर स्टाफ ब्लेड प्रकट हुआ। मैंने पीठ से चांदी की तलवार निकाली, जमीन पर पैर पटका और पलक झपकते ही दर्जनों मीटर दूर मॉन्स्टर्स के सामने प्रकट हुआ। ब्लिंक स्टेप, जिसे मैं अब दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। स्काई स्वॉर्ड घूमी और मॉन्स्टर्स को ऐसे काटा जैसे टोफू कट रहा हो। रुके बिना मैं एक आफ्टर इमेज में बदल गया। पलक झपकते ही मैंने सबको सीधे काट दिया। सभी मॉन्स्टर्स हैरान होकर गिरने लगे, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते। यह देखकर रोलैंड उत्साह से चिल्लाया, ईथन तुम तो हैवान हो। बिना कुछ किए उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। दूसरों के कंधे पर सवार होकर जीत का यही मजा है। डंजन के बाहर इंस्ट्रक्टर दंग थे। उसकी गति और वार किसी मेली टाइप क्लास से मेल खा रहे हैं। उसके बेस स्टेट्स और भी असाधारण हैं। भले ही ईथन सेकंड क्लास एडवांस्ड होता, वो स्टेट्स नामुमकिन थे। वह तो अभी फर्स्ट क्लास ही है। क्या वो चांदी वाली तितली कोई साधारण समन नहीं है? यह अपने मास्टर के साथ मिलकर ताकत बढ़ा सकती है। एक विशेष समन, एक ऐसा समन जो हथियार में बदल जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अनुभवी इंस्ट्रक्टर भी हैरान थे। अभी बाकियों में से हाईएस्ट स्कोर वाले के पास उसके पॉइंट्स का सिर्फ 3% है। अगर यही सब है तो उसका टॉप स्कोरर का खिताब बस नाम का है। वह तुम्हारा भावी दामाद है। उसे शर्मिंदा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? मिस्टर फिंच बोलने ही वाले थे कि उनके सिर पर एक थप्पड़ लगा। वे चुप हो गए। डंजन के अंदर मेरा चांदी का कवच खून में सराबोर था। मैं इन लेवल 20 मॉन्स्टर्स को एक वार में खत्म कर सकता हूं। मैं अब सेकंड क्लास एडवांस के शिखर पर होना चाहिए। थर्ड क्लास दुश्मन के खिलाफ भी मैं सुरक्षित बच सकता था। उस पल नकारात्मक भावनाओं ने मुझे घेर लिया, मुझे खुदकुशी के लिए मजबूर करने लगी। मुझे स्थिर देख रोलैंड जल्दी से बोला, रोवन सोल रेन हटा लो। अपने टैलेंट की अजीब प्रकृति जानते हुए रोवन घबरा गई और उसे हटा लिया। मैं मुस्कुराया और उसे ढांढस बंधाया। सब ठीक है, यह मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैंने रिकॉर्डर पर नजर डाली। अभी तक सिर्फ सबूस पॉइंट्स। रफ्तार बहुत धीमी है। तेजी से बढ़ने के लिए मुझे पहला स्थान हासिल करना ही होगा, ताकि अकादमी के संसाधनों पर मेरा अधिकार हो। चाहे वह सिल्वर मॉथ हो या शैडो, दोनों को बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत है। इस विचार के साथ मैंने अपना ध्यान बदला। सफेद रोशनी से एक विशाल हिंसक डेमन वुल्फ बाहर आया। उसकी डरावनी दहाड़ घाटी में गूंज उठी। शैडो को पहली बार देख रोवन सिमटकर मेरे पीछे छिप गई। जाओ शैडो, इस घाटी के हर मॉन्स्टर को निगल लो। आदेश मिलते ही शैडो की आंखें हिंसक हो गईं। वह गायब हुआ और घाटी की गहराई में दौड़ पड़ा। जल्द ही मेरी कलाई पर मौजूद रिकॉर्डर बढ़ते स्कोर के साथ बीप करने लगा। मैं पॉइंट बटोरने के लिए दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा। दूरी पर एक युवती अनगिनत मॉन्स्टर्स पर गहरे लाल रंग की बिजली गिरा रही है। जैसे ही यह टकराती है 100 मीटर के दायरे में जमीन फट जाती है। गहरा लाल रंग का वज्र फूटता है और हर मॉन्स्टर को तहस नहस कर देता है। युवती के चेहरे पर अभी भी भूख साफ झलक रही है। ये कचरा किसी काम का नहीं है। स्कारलेट को फिर से बेकाबू होते देख लीला बेबस महसूस करती है। अचानक एक भीषण गर्मी वाली ठंडी आभा उन पर छा जाती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, स्कारलेट की सुलगती आंखों में युद्ध का जुनून फूट पड़ता है। हिंसक गहरे लाल रंग की बिजली तुरंत उमड़ती है, उसके काले भाले को पूरी तरह लपेट लेती है। जैसे ही वह काले रंग के आग वाले भेड़िए को अपनी ओर आते और उन खड़ी आंखों को देखती है, उसके मन में डर पसर जाता है। लेकिन पल भर में स्कारलेट का खूबसूरत चेहरा पागलपन में बदल जाता है। वह सीधे विशाल भेड़िए की ओर झपटती है। अपनी बहन को निडरता से दौड़ते देख लीला अभ्यास के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। कई तरह के पावर बफ्स और सुरक्षा कवच लगाती है। इन बढ़ोतरी के साथ स्कारलेट की युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाती है। यहां तक कि थर्ड क्लास एडवांसमेंट बॉस के खिलाफ भी वह लड़ सकती थी। जब दोनों टकराते हैं तो भारी दबाव से एक शॉकवेव पैदा होती है, जो हर दिशा में फैल जाती है। सुनहरी चमक को और काले भेड़िए को सुरक्षित देखकर स्कारलेट का चेहरा जम जाता है। शैडो ठंडी नजरों से उस इंसान को देखता है जिसने बिना किसी वजह के उस पर हमला किया। उसका पंजा उठता है और भयानक ताकत के नीचे सुरक्षा कवच की 3 परतें एक एक करके बिखर जाती हैं। स्कारलेट का शरीर हवा में दूर जा गिरता है। लीला का चेहरा बुरी तरह बदल जाता है। वह अपनी हथेलियां जोड़ती हैं और दर्जनों मीटर लंबा एक पवित्र स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होता है। मैं तुम्हें यहां बुलाती हूं, 6th गार्जियन एंजल ट्रिपल लेस टैलेंट एंजल्स ग्रेस सक्रिय। एक सुनहरी रोशनी की ढाल तुरंत ऊपर उठती है, जो दोनों बहनों को घेर लेती हैं। स्कारलेट पीछे हटती हैं। वह अपना वाक्य पूरा कर पाती उससे पहले ही शैडो आगे बढ़ता है। काली रोशनी से चमकता अपना पंजा उठाता है और सुनहरी ढाल को एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर देता है।
वह उन्हें एक ठंडी नजरों से देखता है और आगे बढ़ जाता है। उन पर अब और ध्यान नहीं देता। बाहर सन्नाटा छा जाता है। हेडमास्टर समेत सभी इंस्ट्रक्टर निशब्द रह जाते हैं। क्या वाकई एक समनर के पास अभी अभी क्लास अप करने के बाद इतनी ताकत होनी चाहिए? यह डरावना है। यह ताकत सेकंड क्लास एडवांसमेंट से कहीं परे है। इस अलौकिक युद्ध शक्ति को देखकर सबके दिमाग में एक ही शब्द आता है, उसके स्तर पर कोई बेजोड़ नहीं। इस पीढ़ी का एक राक्षस सा प्रतिभाशाली आत्माभिमानी मिस्टर फिंच को देखकर मिस क्विन पूरी तरह हिल जाती हैं। उन्होंने वाकई एक नामुमकिन चीज पर दांव लगाया था। क्या मिस्टर फिंच वाकई एक जीनियस हो सकते हैं? अगले 10 घंटों में शैडो हजारों मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, जिसमें 3 थर्ड टियर बॉस भी शामिल हैं। उसके अगले इवोल्यूशन तक केवल 1300 अंक बाकी हैं। यह आधे दिन की कमाई है, पर अब विकास और मुश्किल होता जाएगा। रोलैंड और रोवन इस बीच रोमांचित हैं। उन्होंने कभी इतनी आसानी से और बिना किसी मेहनत के लेवल अप नहीं किया था। मैं मुस्कुराता हूं और रिकॉर्डर की ओर देखता हूं। मेरा स्कोर 30,000 तक पहुंच गया है। शैडो अपनी सफाई से वापस आता है और मैं उस पर रिस्टोर कास्ट करता हूं। जल्द ही डंजन टाइमर खत्म होता है। सफेद रोशनी हमें घेर लेती है और हम वापस स्काइलर प्लाजा में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अनगिनत हैरान आंखें मेरी ओर मुड़ती हैं। कई छात्र चोटिल दिखते हैं, खासकर डेमन, जो अपमान के कारण जमीन पर मुक्के मारता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह एक काले भेड़िए द्वारा आसानी से बुरी तरह घायल कर दिया गया था। अब मैं छात्र रैंकिंग की घोषणा करूंगा। पहला स्थान एथन 34,500 अंक। यह सुनकर डेमन की आंखें फैल जाती हैं। वह तुरंत होलोग्राफिक स्क्रीन पर देखता है। मेरा स्कोर सबसे ऊपर है, बाकी सबसे बहुत आगे। नामुमकिन। डेमन इसे मानने से इनकार करता है, सोचता है कि रैंकिंग खराब है। सिर्फ वही नहीं, कई लोगों को यह विश्वास नहीं होता। बाकी सबके स्कोर इतने कम क्यों हैं? उन 2 टॉप स्कोरर्स के भी। भ्रम को समझते हुए सेक्रेटरी समझाती हैं, जो काला भेड़िया तुमने देखा वह एथन का समन है। तुम में से कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और एक झटके में बुरी तरह घायल हो गए। सबके चेहरे पर सदमा छा जाता है। फ्रेशमैन टूर्नामेंट यहां खत्म होता है। क्रेडिट रिवॉर्ड्स आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, आप जा सकते हैं। वापस स्वीट में जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो डेमन के चेहरे पर कुछ बेचैनी दिखती है। वह हिचकिचाता है, फिर गहरी सांस लेता है। तुम्हारे लिए पहले कुछ आया था। उन्होंने कहा कि यह सामग्री का दूसरा बैच है। तुम वहां नहीं थे, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे कमरे में रख दिया। समझ गया, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अपने कमरे में वापस आकर मैंने काला क्रेट खोला। इसमें पहले बैच से भी ज्यादा दुर्लभ धातुएं हैं। एक बार जब सिल्वर मौत पर्याप्त धातु को सोख लेगा तो शैडो को भी कोई तोड़ नहीं पाएगा और कई खास गुण हासिल करने का मौका भी मिलेगा। तब यह सिर्फ अभेद्य बचाव ही नहीं होगा, युद्ध शक्ति भी भयानक होगी। मेरी एक लाचार समनर बनने की कोई मंशा नहीं है। कमजोरी बहुत स्पष्ट होगी। एक बार टारगेट होने पर कई तरीके मुझे आसानी से मार सकते थे। लगभग 10 मिनट के बाद सारी धातुएं मिल जाती हैं। कठोरता अब थर्ड क्लास एडवांसमेंट के हमलों को भी रोक सकती है और वजन पूरे 13 टन तक पहुंच गया है। आपसी ताकत की वृद्धि के साथ मिलकर एक घूंसा जमीन को चकनाचूर कर सकता है। उसी पल पहला स्थान आने के 50,000 क्रेडिट्स आ जाते हैं। सोचने के बाद मैं हर क्रेडिट दर्जनों फल वाले संसाधनों पर खर्च कर देता हूं। जब सामान आता है तो मैं सब बाहर निकालता हूं, शैडो को बुलाता हूं और उसे खिला देता हूं। जल्द ही मैं अपने शरीर को मजबूत करने वाली गर्मी की लहरें महसूस करता हूं। शैडो लगातार बड़ा होता जाता है। कुछ ही मिनटों में वह 40 मीटर का हो जाता है। समनर स्वॉर्ड्समैन बनने के बाद मुझे हर लेवल पर 5 अतिरिक्त स्ट्रेंथ मिलती है। मैंने समनर क्लास को पूरी तरह बदल दिया है। एक नाजुक मानसिक शक्ति वाले जादूगर से जो पीछे छिपता है, उसे एक आक्रामक फ्रंट लाइन क्लास में बदल दिया है। आज स्कूल का आधिकारिक पहला दिन है। हम चारों रूममेट्स को क्लास 1 में रखा गया है। रास्ते में मैं रोलैंड और रोवन से टकराता हूं, वे भी क्लास 1 में हैं। जैसे ही हम क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, कई सिर मुड़ जाते हैं। अभी भी वे हैरान हैं। एक समन से सबको कुचल देना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी दरवाजे से 2 जुड़वा बहनें अंदर आती हैं। स्कारलेट और लीला चारों ओर देखती हैं और सीधे मेरे सामने बैठ जाती हैं। उसी समय लंबे मिस्टर फिंच अंदर आते हैं, कमरा स्कैन करते हैं और बोलते हैं, मैं मिस्टर फिंच हूं, मैं तुम्हारा क्लास टीचर रहूंगा। वैसे अपनी समस्याएं मेरे पास न लाएं, मैं बहुत आलसी हूं। फिर मिस्टर फिंच का चेहरा गंभीर हो जाता है। तुम सब प्रांतीय स्तर के प्रतिभाशाली हो। तुमने बेहतर संसाधनों के लिए इस अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। दुर्भाग्य से एलियन प्रजाति ने अपनी योजनाएं बनाने में दशकों बिताए हैं और उनकी बढ़त बढ़ती जा रही है। जल्द ही वे एक निर्णायक वार के साथ हमारे बचाव को तोड़ देंगे। हर चेहरे पर अविश्वास है। समाज अभी तो सुचारू रूप से चल रहा है। मनोरंजन उद्योग फल फूल रहा है। मीडिया रिपोर्ट करता है कि स्थिति सुधर गई है। ऑनलाइन कोई नकारात्मक समाचार नहीं है। सब कुछ शांत लग रहा है। और फिर भी हमें बताया जा रहा है कि तबाही करीब है। उनके सदमे और भ्रम को पढ़ते हुए मिस्टर फिंच धीरे धीरे आगे कहते हैं, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि आप समाज में 5th क्लास एडवांसमेंट से ऊपर किसी को कभी नहीं देखते?
पूरे प्रांत की रक्षा करने वाली सेना के पास भी ज्यादा से ज्यादा 4th क्लास एडवांसमेंट है। यह सुनकर छात्र सावधानी से सोचते हैं, वाकई यह सच है। कायदे से 5th क्लास एडवांसमेंट आपकी ताकत के हिसाब से सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह मिल जाए, पर इतना दुर्लभ भी नहीं कि कहीं दिखाई न दे। अचानक उनके दिमाग में एक भयानक विचार आता है। एलिट अकादमी के ग्रेजुएट्स कम से कम 4th क्लास एडवांसमेंट वाले होते हैं और उनमें से ज्यादातर बिना हिचकिचाए सीमा पर जाते हैं। उनकी बलि ही पीछे वालों को सुरक्षित रखती है। मिस्टर फिंच जारी रखते हैं, ऐसी खबरें जिनसे हड़कंप मच सकता है, वे हर राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। यही कारण है कि आम लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जो ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि म्यूटेंट बीस्ट की आबादी बढ़ रही है। अगर हम उन्हें रोकने में विफल रहे तो जब तक एलियन प्रजाति ध्यान देगी, वे अपना पूरा हमला जल्दी शुरू कर देंगे। मिस्टर फिंच छात्रों को देखते हैं, तो हमारे लिए आगे खड़े होने का समय आ गया है। हर अकादमी म्यूटेंट बीस्ट की आबादी कम करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ छात्रों को सैन्य अड्डों पर भेज रही है। जो कोई म्यूटेंट बीस्ट कटौती ऑपरेशन के लिए स्वेच्छा से जाना चाहता है, कृपया खड़ा हो जाए। तुरंत क्लासरूम कुर्सियों को पीछे खिसकाने की आवाज से भर जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। यह देखकर रोलैंड और रोवन भी तुरंत खड़े हो जाते हैं। म्यूटेंट बीस्ट के साथ लड़ना तो होना ही था, यह बस थोड़ी जल्दी हो गया है। धीरे धीरे आधी क्लास ही बैठी रह जाती है। मिस्टर फिंच के होठों के कोने ऊपर उठ जाते हैं। आधी क्लास का स्वयंसेवक बनना ही उम्मीदों से ज्यादा है। जो लोग जा रहे हैं बाहर आ जाएं। हम मिलिट्री बेस जा रहे हैं। रुको, क्या हमें भी जाना होगा? हाँ, इस क्लास का हर छात्र फ्रेशमैन कोहोर्ट के टॉप 100 में है। सबके सब टॉप प्रोस्पेक्ट्स माने जाते हैं। तुम सबको जाना होगा। मैंने अब तक इंतजार इसलिए किया क्योंकि सेना वॉलंटियर्स को प्राथमिकता वाले उम्मीदवारों के रूप में चिन्हित करना चाहती है। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो एक दूसरा विकल्प भी है। स्काईगेट अकादमी छोड़ दो। झिझक रहे 20 छात्रों में से आधे तुरंत खड़े हो गए। मिस्टर फिंच उस ग्रुप को स्काईगेट अकादमी से बाहर ले गए। गेट पर दर्जनों सैन्य ट्रक खड़े थे और सख्त सैनिक तैनात थे। जैसे ही सभी छात्र सवार हुए, हलचल भरी स्काईगेट अकादमी खाली हो गई। ट्रक के अंदर मिस्टर फिच ने एक फाइल उठाई और बोले, हमारी मंजिल हैंग डुआन मिलिट्री बेस है, मिडस्काई सिटी से 900 किलोमीटर दूर, जिसके पार 100 लोट्स माउंटेन्स हैं, जो लाखों किलोमीटर में फैला है। हेवन विजन ने बाहरी घेरे में ही लेवल 3 के हजारों म्यूटेंट बीस्ट का पता लगाया है, और अंदर जाएं तो लेवल 40 और लेवल 50 के बीस्ट की भरमार है। तुम्हें सिर्फ बाहरी घेरा साफ करना है। लंबे समय से फ्रंट लाइन्स तकनीक के भरोसे कम तादाद में ज्यादा दुश्मनों को रोक रही हैं, पर न जाने क्यों हाल ही में उनके हमले और हिंसक हो गए हैं। दिन रात वे हर तरफ से डिफेंस लाइन पर हमला कर रहे हैं। इसलिए इस म्यूटेंट बीस्ट क्लीनअप के लिए फ्रंट लाइन्स के पास मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। 8-9 घंटे बाद ट्रक रुक गए। मोटे स्टील के दरवाजे खुल गए। काली कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सैनिक कतार में खड़े थे। साफ है कि वे हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सबने एक साथ सैल्यूट किया, जिससे छात्रों का कैजुअल बर्ताव अचानक गायब हो गया। सब मेरे साथ मिशन काउंटर चले। रास्ते में सब इधर उधर देख रहे थे। मिलिट्री बेस बहुत विशाल था, गन टरेट से घिरा और भारी सुरक्षा वाला। जल्द ही हम मिशन काउंटर पहुंचे, जहां एक महिला सैनिक सबको काली स्मार्ट रिस्टबैंड बांट रही थी। ये कॉलेज ट्रायल के रिकॉर्डर जैसे दिखते थे, पर इसमें मिशन और मैप के अलावा एक रेस्क्यू बटन भी था। एक बटन दबाते ही मिलिट्री बेस को स्थिति पता चल जाएगी और वे बचाव दल भेज देंगे। आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति अलर्ट पाकर सबसे पहले मदद को पहुंच सकता है। स्मार्ट रिस्टबैंड बजा। आर्या में आपका स्वागत है। इस म्यूटेंट बीस्ट क्लीनअप ऑपरेशन में आपकी सेवा करके खुशी हुई। हर छात्र को दिन में कम से कम एक मिशन स्वीकार कर पूरा करना होगा। आपने आज का कोटा पूरा नहीं किया है। कृपया जितनी जल्दी हो सके काउंटर पर मिशन ले। मैं अनगिनत मिशन दिखाने वाली स्क्रीन की ओर बढ़ा और सरसरी निगाह डाली। सुरक्षित रहने के लिए 3rd क्लास एडवांस्ड वाले कुछ सामान्य मिशन लेना बेहतर होगा। अचानक मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो रोलैंड और रोवन थे, जो शुरू से ही मेरे पीछे थे और गिड़गिड़ाती नजरों से मुझे देख रहे थे। उनकी ताकत के हिसाब से जंगल बहुत क्रूर होगा। मैं मुस्कुराया। मैं इसे अंत तक देखूंगा। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। उनकी आंखों में आभार झलक रहा था। यह देखकर फेलिक्स, जो रोवन को आमंत्रित करने की सोच रहा था, ठिठक गया। जंगल खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। क्या हम एक दूसरे का ख्याल रखें? किसी और को ढूंढ लो। लोगन ने उसे घृणा से देखा और अपना मिशन लेकर सपोर्ट क्लासमेट के साथ चला गया। कालेब, हम आखिरकार कॉम्बैट टाइप हिडन क्लास वाले हैं। कायर मत बनो। टीम के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढो। अगर तुम्हें रेस्क्यू बटन दबाना ही पड़ा, अगर हम आसपास हुए तो तुम्हें उठा लेंगे। फेलिक्स ने हवा में अचानक जहर महसूस किया। जल्द ही मैंने 3 मिशन चुन लिए। एक बरसर्क ब्लैक ऐप, एक ट्विन फैंग टाइगर और एक ब्लड स्केल क्रोकोडाइल को साफ करना। सब 200 किलोमीटर दूर थे। मॉन्स्टर के ठिकाने एरे मास्टर्स द्वारा ट्रैक किए जाते थे, जो ऑब्जर्वेशन ड्रोन का उपयोग करके उनकी खोज करते थे।
म्यूटेंट बीस्ट्स क्षेत्रीय होते हैं और आमतौर पर अपनी मान से दूर नहीं जाते। इस सफाई के लिए हर बेस पूरी तरह तैयार है ताकि छात्रों के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करना आसान और सुरक्षित हो। बाहर जाने वाला हर कोई 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और 7 आर्मर पियर्सिंग राउंड वाली पिस्तौल ले सकता है। ये लेवल बूस्ट के म्यूटेंट बीस्ट्स को घायल कर सकते हैं। मुझे अपनी निशानेबाजी पर जरा भी भरोसा नहीं, इसलिए मैंने बस 3 ग्रेनेड लिए। वैसे भी मेरा पंच आर्मर पियर्सिंग राउंड से ज्यादा ताकतवर है। मैंने मुड़कर उन दोनों को बाहर ले जाने का नेतृत्व किया। हम जल्दी ही 100 लोड्स माउंटेन्स में दाखिल हो गए। मैंने सिल्वर मॉथ को आर्मर फॉर्म में बदला। स्मार्ट रिस्टबैंड बोला, क्या आप चाहेंगे कि आर्या फ्लैशलाइट ऑन कर दे? हाँ। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी ने हमारे आसपास 10 मीटर का दायरा रोशन कर दिया। कमांड सेंटर में हर चेहरा गंभीर था। पास के एक माइक्रो ड्रोन के जरिए उन्होंने तुरंत नोटिस किया कि हमारा रास्ता भटक गया है। इस बिंदु के आगे लेवल 30 और उससे ऊपर के म्यूटेंट बीस्ट्स का इलाका है। वे रुक क्यों नहीं रहे? चेक करो कि उन्होंने कौन से मिशन लिए हैं। कंसोल पर बैठी महिला ने जल्दी से कंट्रोल संभाला और हैरान होकर बोली, एक लेवल 33 का बरसर्क ब्लैक ऐप, लेवल 33 का ट्विन फैंग टाइगर और लेवल 33 का ब्लड स्केल क्रोकोडाइल का शिकार। इन सब के लिए 3rd क्लास एडवांस चाहिए और आखिरी वाला तो लगभग 4th क्लास एडवांस्ड कठिनाई का है। क्या वे पागल हैं? कमांडर यांग ने अपना माथा रगड़ा। यह इस साल स्काईगेट अकादमी का सबसे मजबूत फ्रेशमैन है। वह सिर्फ लेवल 100 का है। वह खुद से कई गुना ज्यादा ताकतों वाले मिशन लेने की हिम्मत कैसे कर रहा है? यह मौत को बुलावा है। पर उसके जैसे जीनियस जो खतरे जानकर भी सबसे पहले खड़े हुए, उन्हें शायद ही कभी छोड़ा जाता है। भले ही वह लापरवाह है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उसने तुरंत आदेश दिया। 4 सशस्त्र हेलीकॉप्टर उस इलाके में बढ़ गए, खतरे का कोई भी संकेत मिलते ही बचाव कार्य शुरू करने के लिए। कमांडर यांग ने लंबी आह भरी। दूसरे बेस की तुलना में हेंगडुआन बेस शायद पीछे रह जाए। अचानक स्मार्ट रिस्टबैंड बजा। सावधान, आप टारगेट बरसर्क ब्लैक ऐप के इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। अलर्ट खत्म होते ही एक विशाल अजगर झाड़ियों से निकला और लपका। उसका शरीर 4 मीटर मोटा और दर्जनों मीटर लंबा था। उसने अपने नुकीले दांत खोले और मुझ पर वार किया। उसने मुझे पूरा निगलने की कोशिश की। मैं तुरंत घुमा, अजगर के दांतों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर से खींचा। मेरी अलौकिक ताकत और 5 टन के वजन के साथ अजगर के दांत पल भर में टूट गए। खून की बौछार हुई और दर्द के मारे उसने अपना सिर पीछे खींच लिया, पर मैंने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। मैं तुरंत करीब पहुंचा तो जमीन मेरे कदमों के नीचे धंस गई। एक पंच ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। अजगर भयानक रूप से चीखा। उसकी ठंडी सांप जैसी आंखें खौफ से भर गईं। उसने भागने की कोशिश की, पर मैंने अपनी बाहें उसके चारों ओर डालीं और उसे धीरे धीरे वापस खींचा। अजगर घबराहट में बुरी तरह छटपटाया। जमीन लगातार कांप रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मुट्ठी उसके सिर पर पड़ी। मांस फट गया, खोपड़ी अंदर धंस गई और चूर चूर हो गई। मैंने अजगर के निचले जबड़े को दोनों हाथों से पकड़ा और क्रूर ताकत से उसे फाड़ दिया। यह क्रूर नजारा देखकर रोलैंड और रोवन कांप उठे। इस बीच कमांड सेंटर, जो पूरा नजारा साफ देख रहा था, सन्न रह गया। हर नजारा दंग थी। यह पागलपन है। वह सिर्फ लेवल 17 का है और उसने लेवल 9 के विशाल अजगर का सीधे सामना किया। वह किस तरह का मॉन्स्टर है? कमांडर यांग ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में मौजूद फाइल को बार बार पढ़ा। इसमें साफ लिखा है, उसकी क्लास समनर है। अचानक एक दहाड़ स्क्रीन से गुजरी जिसने कमरे को भर दिया। हर चेहरा गंभीर हो गया। 5 मीटर ऊंचा एक ऐप उभरी हुई मांसपेशियों के साथ पहाड़ के आधे रास्ते से नीचे कूदा। लगता है वह हंगामे से जाग गया और गुस्से में दौड़ पड़ा। अच्छा नहीं है। बरसर्क ब्लैक ऐप, वह लेवल 4 तेनीस कैसे हो गया? म्यूटेंट बीस्ट हर 10 लेवल पर बदलते हैं। मतलब यह ऐप विशाल अजगर को कुछ ही पंचेस में खत्म कर सकता था। कमांडर यांग ने अपना सिर हिलाया। वे आशान्वित नहीं थे। पूरी मानव सभ्यता में बहुत कम लोग इतनी बड़ी शक्ति के अंतर को पाट सकते हैं। उसका हाथ रेडियो पर मजबूती से जमा था। जैसे ही हालात खराब हों, 4 सशस्त्र हेलीकॉप्टरों को भेजना होगा। इससे पहले कि मैं जीत का दावा कर सकूं, खून से लथपथ डरावने चेहरे वाला एक काला साया ऊपर से कूदा। ऐप के हाथों ने एक विशाल मुट्ठी बनाई और नीचे दे मारी। मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने पीछे से तलवार निकाली और घुमाई, सीधे उस चट्टान जैसी सख्त मुट्ठी पर प्रहार किया। एक शॉकवेव बाहर की ओर फैली। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। सिल्वर मॉथ ने सारा डैमेज सोख लिया। ऐप फिर दहाड़ा। उसका शरीर अचानक कई गुना बढ़ गया, 7 मीटर ऊंचे स्तर तक। फिर जैसे किसी मक्खी को मार रहा हो, उसकी हथेली नीचे आई, पर मैं पलक झपकते ही उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ। तलवार नीचे की ओर चली। ब्लिंक स्टेप सक्रिय हो गया। यह स्किल जो मेरी जान बचाने के लिए थी, मैं अब दूरी कम करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। भयावह प्रहार चांदी की रोशनी की तरह चमका। ऐप की खोपड़ी के पीछे लगा पर सिर्फ आधा मीटर गहरा जख्म छोड़ पाया। दर्द से कराहते हुए ऐप ने अपना विशाल शरीर घुमाया और दोनों हथेलियों से जोरदार वार किए, पर मैंने सबको टाल दिया। मैं करीब आया और एक ही जगह पर कई बार वार किया। वह वानर तुरंत अपना पैर उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है।
धरती कांप उठती है, हर तरफ धूल उड़ने लगती है, लेकिन मैं तब तक 10 मीटर से ज्यादा दूर निकल चुका होता हूँ। ऐसा लगता है कि 13 टन का वजन और धारदार वार भी इस वानर को गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकते। यह मेरी सीमा है। यह सोचते ही मैंने और देरी नहीं की। मेरे हाथ में एक ऐसी तलवार उभर आती है जो वास्तविक और काल्पनिक के बीच की है। उसकी ब्लेड पर अनगिनत अनसुलझे सफेद निशान खुदे थे जो रहस्यमयी और गहरे थे। मेरी मानसिक ऊर्जा एक पल में पूरी तरह खत्म हो जाती है। मेरा सिर चकराने लगता है। मैं धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाता हूं। वानर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मन में सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे धमकी दे रही हो। वानर लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए झपटता है, पर मेरा हाथ नीचे की ओर चल पड़ता है। स्पेल स्वॉर्ड बिना किसी चेतावनी के पल भर में उसके शरीर को चीर देती है। वह विशालकाय जीव जमीन पर आ गिरता है। हवा का एक झोंका धूल को उड़ा ले जाता है। उसका शरीर तो जिंदा है, पर उसका दिमाग पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। मैंने उसे तुरंत ढेर कर दिया है। मैं स्पेल स्वॉर्ड को वापस खींच लेता हूं। खुशकिस्मती से ब्लैक ऐप की आग इतनी भयानक थी कि आसपास के म्यूटेंट बीस्ट्स पास आने की हिम्मत नहीं करते और लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। यह देखकर दूर खड़े हथियारबंद हेलीकॉप्टर धीरे से मुड़कर वापस चले जाते हैं। पूरा कमांड सेंटर सन्न है। हर कोई स्क्रीन को खाली नजरों से देख रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। कमांडर यांग एक पल सोचते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि यह जरूर कोई मेंटल ट्रॉमा स्किल है। ऐसी स्किल्स बहुत दुर्लभ होती हैं, पर जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है मेरी भयानक युद्ध क्षमता, जिसने 18 लेवल के अंतर के बावजूद उस काले वानर को बिना चोट खाए ढेर कर दिया। खास बात यह है कि यह कोई क्षणिक तकनीक नहीं, बल्कि उसकी सामान्य ताकत मालूम पड़ती है। यही सबसे खौफनाक हिस्सा है। जो मॉन्स्टर्स लेवल के अंतर को पाटकर दुश्मनों को हराते हैं, वे हमेशा किसी बर्स्ट या अल्टीमेट स्किल पर निर्भर होते हैं, न कि निरंतर स्थिति पर। हालांकि दोनों से बड़ी ताकत हासिल की जा सकती है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वह इस स्थिति को बरकरार रख सकता है तो 2 टियर की युद्ध क्षमता के साथ वह फ्रंट लाइन पर एलियन रेस के लिए एक दुस्वप्न बन जाएगा। यह सोचकर कमांडर यांग का दिल खुशी से भर जाता है। वे लंबे कदमों से कमांड सेंटर से बाहर निकलते हैं, एक छोटे से कमरे में जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे कंसीलमेंट एरेज की परतें सक्रिय करते हैं और फिर सावधानी से एक कम्युनिकेटर बाहर निकालते हैं। करीब आधे घंटे बाद एक आवाज जवाब देती है, मैं गंभीर रूप से घायल हूं, शायद बच न पाऊं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जिन उसकी ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। एक ही लेवल पर हम दोनों साथ मिलकर भी होते तो वह हमारा सिर जमीन में गाड़ देता। कमांडर यांग की आवाज भारी है। दूसरी तरफ से आवाज तुरंत जवाब देती है, यह अविश्वसनीय है। मुझे नहीं लगता कि पूरी इंसानियत उसे बचा पाएगी। एलियन रेस के उसे मारने का इंतजार करो। वह मुझे तो अकेले ही कुचल सकता है, लेकिन यूजियम के खिलाफ कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, मैं इस बारे में दूसरे थ्रोन्स से बात करूंगा। इसी बीच रोलैंड वानर की विशाल लाश को देखता है। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा है। उसे शैडो की भी जरूरत नहीं पड़ी। उससे 3 लेवल ऊपर के म्यूटेंट बीस्ट को हराना ईथन वाकई अद्भुत है। मैं बस मुस्कुरा देता हूं। एक विचार के साथ मैं 40 मीटर ऊंचे शैडो को बुलाता हूं और उसे दोनों लाशों को निगलने का आदेश देता हूं। इवोल्यूशन पॉइंट्स 0.2 बढ़ते हैं, अभी भी 1200 के लक्ष्य से काफी दूर। एक पल सोचने के बाद मैं पिछली हत्याओं से मिले सभी लाइफ क्रिस्टल्स को उस काली लपट में फेंक देता हूं। औसतन हर लाइफ क्रिस्टल से कम एक बूंद मिलती है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। तो इवोल्यूशन पॉइंट्स के लिए यही सबसे तेज रास्ता है। मैं उन दोनों को लेकर और गहराई में जाता हूं। आधे घंटे बाद 30 मीटर का एक बाघ लंबे और तेज दांतों के साथ हमला करता है, पर इससे पहले कि वह वार करे, शैडो की सीधी पुतलियां चमक उठती हैं। इंटिमिडेट के प्रभाव में बाघ अपनी जगह पर जम जाता है। जमीन फटती है और शैडो एक पल में बाघ के सामने प्रकट हो जाता है। एक पंजा तेजी से आगे आता है और उस भयानक ताकत के आगे बाघ उड़ जाता है। पीछे की ओर गिरते हुए वह कई ऊंचे पेड़ों को तोड़ता हुआ निकल जाता है। उसके चेहरे पर 4 खौफनाक घाव उभर आते हैं। खून बहने लगता है। इससे पहले कि वह दर्द से उबर पाता, शैडो उसके सामने खड़ा होता है। मुश्किल से 10 सेकंड में बाघ पूरी तरह से उस काली लपट में समा जाता है। यह क्रूर मंजर कमांड सेंटर के लोगों को भी हिला देता है। वे सीधी पुतलियां स्क्रीन के पार से भी उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती हैं, मानो मौत बस अगले पल आने वाली हो। कमांडर यांग चेहरे पर एक मुस्कान लाते हैं। उन्हें लगता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है। हम तीनों पहाड़ों के बीच आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे बाद हम 30 लेवल से ऊपर के म्यूटेंट बीस्ट के इलाके में पहुंच जाते हैं। शैडो की इंटिमिडेट ऑरा के कारण कोई भी म्यूटेंट बीस्ट पास आने की हिम्मत नहीं करता। 100 मीटर लंबा लाल स्केल वाला मगरमच्छ अचानक अपनी खून जैसी लाल पुतलियां खोलता है। एक भयानक और खूंखार ऑरा फैलती हैं, जो घुसपैठियों को चेतावनी देती हैं। शैडो तुरंत अपने दांत दिखाता है। उसके शरीर से एक भयानक और हिंसक ऊर्जा बाहर निकलती है, एक ऐसी मौजूदगी जो मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक है। अगले ही पल उसका आकार बढ़ जाता है। वह करीब 300 मीटर का हो जाता है। दुश्मन को खुद पर हावी महसूस होने लगता है।
मगरमच्छ गुस्से में चार्ज करता है। उसके हर कदम से जमीन कांप रही है। शैडो के शरीर पर काली लपटें भड़क उठती हैं। उसके पंजे काली रोशनी से चमक रहे हैं। उसी समय उसकी खाल और फर से सुनहरी रोशनी निकलती है, जो अटूट सुरक्षा का संकेत है। मगरमच्छ अपने विशाल जबड़े खोलता है। दांत किसी रेजर की तरह तेज हैं, पर वे उस सुनहरी रोशनी से टकराकर रुक जाते हैं। जबड़े बंद नहीं हो पा रहे। शैडो बस ठंडी निगाहों से देखता है, फिर एक पंजा उठाता है और नीचे पटक देता है। अनगिनत लाल स्केल एक ही झटके में उखड़ जाते हैं और मांस लहूलुहान हो जाता है। मगरमच्छ जोर से दहाड़ता है और अपनी भारी पूंछ घुमाता है, जिस पर लाल रोशनी घूम रही है। एक तेज बवंडर शैडो की तरफ आता है। जमीन पर 4 गहरी लकीरें बन जाती हैं। शैडो पूरी ताकत लगाकर खुद को मुश्किल से रोकता है। मगरमच्छ झपटते हुए शैडो को काट लेता है और उन्हें अपने पीछे वाली झील में घसीट ले जाता है। पानी के नीचे एक विशाल छपाक होती है। दोनों विशाल जानवर पानी में लड़ते हैं, जिससे झील का पानी गंदला हो जाता है। शैडो के चारों ओर की काली लपटें जरा भी नहीं बुझती। उल्टा आसपास का पानी और गर्म होता जाता है। झील के फायदे के बावजूद मगरमच्छ कमजोर पड़ रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह खरोंच तक नहीं लगा पा रहा। चंद मिनटों में ही झील का जलस्तर करीब आधा हो जाता है। अचानक पानी की सतह फटती है। पानी से एक काला विशाल भेड़िया बाहर निकलता है। करीब 300 मीटर की लंबाई के साथ उसकी मौजूदगी जबरदस्त है और चारों ओर फैली खूंखार औरा से ताकतवर जीव भी कांप उठते हैं। हालांकि शैडो उन पर हमला नहीं करेगा, फिर भी वे डर के मारे हिल तक नहीं पा रहे। यहां तक कि स्क्रीन के जरिए देख रहा कमांड सेंटर भी वही महसूस कर रहा है। मगरमच्छ का तो नामो निशान तक नहीं बचा। कलाई पर बंधी डिवाइस से आर्या की आवाज आती है। सभी मिशन पूरे हुए, आप सबमिट करने के लिए बेस काउंटर लौट सकते हैं। जब तक हम तीनों वापस हैंग टू वन बेस पहुंचते हैं, रात का 1 बज चुका होता है। मैं सीधे काउंटर पर जाकर मिशन की जानकारी महिला सैनिक को देता हूं। क्या तुमने वाकई ये सब पूरा कर लिया? हाँ, कुल 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। चूंकि आप एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, आप इन्हें कैसे बांटना चाहेंगे? सबूत के तौर पर आर्या की रिकॉर्डिंग निकालो। उसके अनुपात के अनुसार मैं उन्हें पॉइंट्स ट्रांसफर कर देता हूं। मैं रोल इन और रो इन की तरफ देखता हूं। न तो ये कोई मदद कर पाए, न ही खुद को ठीक से ट्रेन कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि इनके लिए कोई बेहतर टीम ढूंढी जाए। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद काउंटर की मुख्य स्क्रीन पर एक लाइन चमकती है। स्काईगेट अकादमी, प्रथम वर्ष, लेवल 16, समनर, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 100, रैंक 1245, न सिर्फ हैंग टू वन बेस पर। यही टेक्स्ट हर उस बेस पर दिखाई देता है जहां कई अकादमियां मौजूद हैं। इस समय काउंटर पर कई छात्र हैरान होकर देख रहे हैं। यह लड़का कौन है? एक बार में 100 पॉइंट्स कमाना, उसने जरूर कम से कम 2 थर्ड क्लास एडवांसमेंट मिशन पूरे किए होंगे। मैं भी प्रथम वर्ष में हूं और मेरे पॉइंट्स अभी सिंगल डिजिट में हैं। मेरे भी। मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास मिशन लेने की हिम्मत जुटा पाता हूं। ये म्यूटेंट बीस्ट्स बहुत खूंखार हैं। लेवल का फायदा होने के बावजूद मैं मुश्किल में रहता हूं। लेवल 16 और 100 पॉइंट्स, उसने यह कैसे किया? ज्यादातर सेकंड और थर्ड ईयर्स के पास सिर्फ कुछ दर्जन पॉइंट्स हैं और बहुत कम फर्स्ट ईयर्स डबल डिजिट तक पहुंच पाते हैं। सबके हैरान होने की वजह यह है कि वह सिर्फ 16 लेवल का है। प्रथम वर्ष में उसने 2 फुल एडवांसमेंट टीयर्स को पार किया और रॉक्सयांग बेस पर लेवल 30 से ऊपर के 2 म्यूटेंट बीस्ट को सफलतापूर्वक मार गिराया। मिस्टर फेरिस आउटर रिम पर लेवल 60 के बीस्ट को मारने की चर्चा कर रहे हैं। रैंकिंग पर नाम देखकर वे रुक जाते हैं। असंभव। उनकी आवाज सुनकर कई इंस्ट्रक्टर उनकी नजरों का पीछा करते हैं। अरे फेरिस, क्या तुम इस छात्र को जानते हो? पहले ही दिन 100 पॉइंट्स, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यह वही रिक्रूट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसे हम गंवा बैठे। मिस्टर फिंच ने उसे पहले लपक लिया, वरना वह नॉर्थरॉन में हमारा हो सकता था। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर्स को एहसास होता है कि यह कौन है, वही पहले वाला प्रोडिजी। लेकिन कोई जल्द ही सिर हिलाता है। फिर भी जरूर किसी सीनियर ने उसकी मदद की होगी, वरना अकेले उसके लिए एक बार में 100 पॉइंट्स हासिल करना नामुमकिन है। सच है, लेकिन इस तरह का व्यवहार गलत है। म्यूटेंट बीस्ट को रोकने के अलावा इस सफाई अभियान का मकसद खुद को ट्रेन करना है। सही है, हालात नाजुक हैं। असली ताकत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। रैंकिंग के पीछे भागना बेकार है। मिस्टर फेरिस भी लंबी आह भरते हैं। उन्हें मुझसे काफी उम्मीदें थीं। इस लेवल 33 के भारी बख्तरबंद छिपकली को मारने में काफी मेहनत लगी। जेंडर सपाट लहजे में कहता है। मिस्टर फेरिस के होंठ फड़क उठते हैं। वे सचमुच प्रभावित हैं। लेवल 17 पर लेवल 33 के म्यूटेंट बीस्ट को मार गिराया। इस साल के प्रोडिजीज का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। चिंता मत कीजिए सर, भले ही यह साल होनहारों के टूर्नामेंट का हो, पर मेरे रहते कोई मेरा सानी नहीं। मैं हर प्रतिद्वंद्वी को कुचल दूंगा और मानवता के तख्त पर काबिज हो जाऊंगा। जेंडर ने नजर दौड़ाई तो देखा कि सभी इंस्ट्रक्टर्स अपना चेहरा छिपाए खामोश थे। फिर बड़ी स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई और कैसे हो सकता है?
सो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उस भारी बख्तरबंद छिपकली को भी गिन लूं तो भी यह काफी नहीं है। जेंडर को हर चीज पर सवाल उठाते देख मिस्टर फेरिस बेप्सी से बोले, हमने अभी चर्चा की, शायद कोई सीनियर उसकी मदद कर रहा था। तुम इसकी चिंता मत करो, ठीक है, मैं निकलता हूं। जेंडर तुरंत निश्चिंत हो गया। अपने सेकंड क्लास एडवांसमेंट मिशन को पूरा करने की खुशी उसे विदा लेने की जल्दी में डाल रही थी। फिर वह दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरे में डूबे पहाड़ों की ओर बढ़ गया। उसी दौरान मैं डॉम लौटा, रूममेट्स के साथ बारबेक्यू का आनंद लिया और रोलैंड व रोवन को उनकी टीम में शामिल होने को कहा। मैंने फोर्थ क्लास एडवांसमेंट की मांग वाले 2 कठिन मिशन चुने। जैसे ही मैं पहाड़ों में दाखिल हुआ, महिला अधिकारी ने कमांडर यांग को आवाज दी। उसने अभी एक फोर्थ क्लास एडवांसमेंट लेवल 10 कठिन कठिनाई वाला मिशन स्वीकार किया है। यह सुनकर कमांडर यांग की सांसें अटक गईं। 2 टीयर्स काफी नहीं थे, यह लड़का 3 छलांग लगाना चाहता है। फोर्थ क्लास एडवांसमेंट लेवल 40 के पड़ाव के बराबर है। अगर हमारे सशस्त्र हेलीकॉप्टर अपनी हर गोली चला दें, तब भी वे लेवल 40 के म्यूटेंट बीस्ट का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। स्काई गेट इंस्ट्रक्टर्स को सूचना दें और किसी को उसके पीछे लगाएं। मुझे ईथन की चिंता है। यह संदेश स्मार्ट रिस्टबैंड के जरिए हैंगदुआन बेस पर तैनात 3 स्काई गेट इंस्ट्रक्टर्स तक पहुंचा। उसे पाने के बाद उन्होंने थोड़ी चर्चा की और अंततः मिस क्विन को भेजा। ईथन के रेस्क्यू बटन दबाते ही सहायता फौरन पहुंच जाएगी। इधर पेड़ों और लताओं के बीच से एक काला विशाल भेड़िया तेजी से दौड़ रहा था। लगभग 1 घंटे बाद हम मिशन टारगेट पर पहुंच गए। लेवल 40 का विशाल 3 सिरों वाला सांप चेतावनी में फुफकार रहा था। मैंने खामोशी से हाथ बढ़ाया, एक रहस्यमयी पारदर्शी तलवार मेरे हाथ में आ गई। जैसे ही मैंने धीरे से हाथ उठाकर वार किया, सांप की आंखें फड़फड़ाने लगीं। उसे मौत की आहट मिल गई। अगले ही पल बाएं सिर ने एक चीख निकाली और चट्टानों पर ढीला पड़ गया। बाकी 2 सिरों ने उसे कई बार झकझोरा, पर जीवन का कोई संकेत न पाकर वे डर गए। मैंने शैडो को हमला करने का आदेश दिया। इशारा मिलते ही शैडो दहाड़ा। उसका शरीर लगभग 300 मीटर का हो गया। शरीर पर काली लपटें भड़क उठीं, जो एक भयावह आभा पैदा कर रही थीं। सांप ने अपना मुंह खोला और बैंगनी जहर उगला। शैडो ने उसे सीधे झेला, जबड़े खोलकर बीच वाले सिर को दबाया और जमीन में दे मारा और जोर जोर से लौटने लगा। अपने साथी को बेरहमी से चिथड़े होते देख दूसरे सिर ने दहाड़ मारी और शैडो के मांस में अपने दांत गड़ा दिए। जहर तुरंत उसके खून में दौड़ गया, पर टाइटन फॉर्म के संविधान के कारण शैडो ने उस जहर को झेल लिया। उसके पंजों पर काली रोशनी भड़की और उसने काट रहे सांप के सिर को जोर से झटका दिया। उसी क्षण मैंने स्काई स्वॉर्ड निकाली। मैं गायब हुआ और सीधे सांप की आंख के सामने प्रकट हुआ। स्काई स्वॉर्ड आंख में जा धंसी। दर्द से तड़पकर सांप का सिर चीख उठा। उसी दौरान काली लपटों से चमकता एक पंजा नीचे आया और उसने सांप को जमीन में दे मारा, पर यह 30 मीटर मोटा था। उसने अपनी पूंछ से बवंडर खड़ा किया और मेरी तरफ लपका। मैंने तलवार से रोकने की कोशिश की, पर मैं एक मिसाइल की तरह उड़कर जमीन से जा टकराया। यह देखकर शैडो गुस्से से भर गया। उसके काले चमकते पंजे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। सख्त खाल कागज की तरह फट गई। 1 मीटर गहरा भयावह जख्म बन गया। शैडो ने सिर घुमाकर बचे हुए सिर की गर्दन को पकड़ लिया और उसे उखाड़ने की कोशिश की। 200 मीटर के दोनों जानवर आपस में भिड़ गए। मिट्टी फट गई, विशाल पेड़ उखड़ गए। मैं धूल से बिना किसी खरोंच के उठ खड़ा हुआ। सिल्वरमॉस डिफेंस हमेशा की तरह भरोसेमंद थी। दोनों जानवरों को और ज्यादा हिंसक होते देख मैं पास की एक चट्टान पर बैठ गया। अब बस शैडो के खत्म करने का इंतजार करना था। कुछ दूर सफेद कवच में एक लंबी महिला खामोशी से करीब आई। मैंने जल्दी से अपनी तलवार पकड़ ली। चांदी की रोशनी चमकी और मैंने तुरंत वार किया, पर मेरे चेहरे के भाव जल्दी ही हैरानी में बदल गए। मिस क्विन थोड़ी चौंककर सिर हिलाती हैं। तलवार का वजन इतना था कि मिस क्विन, जो एक लेवल मंजीज की प्रोफेशनल हैं, उन्हें भी जोर लगाना पड़ा। मिस क्विन, आप यहां? सवाल सुनकर मिस क्विन ने धीरे से अपने कांपते हुए हाथ पीछे खींच लिए और सपाट जवाब दिया, बस गुजर रही थी, शोर सुना तो देखने चली आई। तभी 30 मीटर का सांप का सिर एक जोरदार धमाके के साथ आसमान से गिरा। धरती कांप उठी और दूर दूर तक एक खूंखार दहाड़ गूंज गई। शैडो 3 सिरों वाले सांप की लाश पर खड़ा था। काली लपटें उसे लालच से निगल रही थीं, उसे ऊर्जा और इवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल रही थीं। 300 मीटर से ऊपर वह एक असली कैलेमिटी बीस्ट लग रहा था। मिस क्विन हिल गई थी। इतनी दूरी से भी वह हिंसा भरी आभा, मानो सब कुछ निगल जाएगी, उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। उधर कमांडर यांग भी उत्साहित थे। उसने कर दिखाया। हे भगवान, उसकी कॉम्बैट पावर इतनी बेतुकी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि वह उस ट्रिपल टैलेंट वाले होनहार से भी ज्यादा ताकतवर है। काली लपटों की अनगिनत जीभें हवा में लहराते हुए शैडो के शरीर में मिल गईं। वह तेजी से सिकुड़ा और मेरे पास आराम करने के लिए लेट गया। मिस क्विन ने एक बार जांचा और चली गई। सुरक्षित रहना, मैं निकलता हूं। मैप पर रास्ता पक्का करने के बाद मैं शैडो पर चढ़ा और हम फिर चल पड़े। सांप को खाने के बाद शैडो 1 मीटर और बड़ा हो गया और इवोल्यूशन पॉइंट्स 10 बढ़ गए। इस रफ्तार से शायद 4-5 दिन में ही शैडो फिर इवॉल्व हो जाएगा। इस इवोल्यूशन के साथ उसका लाइफ टियर हाई रियाम तक पहुंच जाएगा।
उसकी सभी प्रतिभाएं ए ग्रेड की हो जाएंगी और उसकी कॉम्बैट पावर निस्संदेह और भी भयावह हो जाएगी। तभी दूर कहीं एक भारी हंगामा हुआ। दहाड़ते हुए एक सांड आगे बढ़ा। उसका शरीर घनी सख्त गहरे पीले छिलकों से ढका था। उसके 2 सींग 30 मीटर से ज्यादा लंबे थे। उसके खुरों के नीचे जमीन फट रही थी। यह दूसरा मिशन टारगेट है, लेवल 5 का एंटलर बुल। मैंने बिना देर किए हमला किया। मैंने तुरंत एम्पावर कास्ट किया। शैडो दहाड़ा। उसका शरीर फूला, काली लपटें जल उठीं और सुनहरी रोशनी एक साथ चमक उठी। एक पल में पूरी कॉम्बैट पावर सक्रिय हो गई। उसी पल एंटलर बुल के सींग जा लगे। शैडो ने अपने आगे के पैर उठाकर दोनों पंजों से बचाव किया। भयावह टक्कर के नीचे शैडो पीछे धकेला गया, लंबे पत्थर के खंभों को तोड़ता हुआ। दोनों विशाल जानवर पलक झपकते ही हजारों मीटर दौड़ गए। ड्रोन उनका पीछा करने में जुट गया। कमांड सेंटर में कमांडर यांग ने तुरंत रास्ते में आने वाले छात्रों को वहां से हट जाने का आदेश दिया। ईथन का समन्स लड़ते समय पीछे नहीं हटेगा। महिला अधिकारी ने तुरंत काम किया। शैडो के पंजे काली रोशनी के साथ फैल गए। उसने पूरी ताकत के साथ एंटलर बुल को पलट दिया। उसका विशाल शरीर जमीन से जा टकराया। चारों तरफ धूल उड़ गई। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं की एक टीम जो सैकड़ों मीटर दूर जा चुकी थी, दंग होकर पीछे मुड़ी। इसीलिए कमांड ने हमें जाने को कहा था। अच्छा हुआ हम भाग गए, बीच में आते तो मारे जाते। रुको, एक तो लेवल 5 ही है, पर दूसरा सिर्फ लेवल सावर का है। ठहरो, क्या तुम कह रहे हो कि वह चीज लेवल 100 की है? पांचों ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। पास तैनात महिला इंस्ट्रक्टर ने हलचल महसूस की और वहां जाने की तैयारी की, पर मिस क्विन खामोशी से सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं। परेशान मत हो, यह स्काई गेट से मेरे फर्स्ट ईयर के छात्र का समन है। यह सुनकर महिला इंस्ट्रक्टर की नजरें दंग रह गईं। फर्स्ट ईयर? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? उनकी प्रतिक्रिया देखकर मिस क्विन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सपाट लहजे में कहा, वह इस साल असाधारण है। महिला इंस्ट्रक्टर खाली नजरों से देखती रही। असाधारण? वह तो एक प्रॉडिजी है, 4th क्लास एडवांसमेंट पावर वाला फर्स्ट ईयर का छात्र। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। क्या यह ग्रेड सिया का टॉप टियर है? क्या वह तुम्हारा छात्र है? मिस क्विन के चेहरे के भाव कड़े हो गए। वह खांसती हैं तरह से। वह और मिस्टर फिंच बचपन के दोस्त हैं। उसका छात्र मेरा ही है, बिल्कुल जायज। यह सुनकर महिला इंस्ट्रक्टर की आंखों में ईर्ष्या आ गई। आधे घंटे बाद शैडो ने आखिरकार एंटलर बुल को खा लिया। उसकी हिंसक नजरों ने इलाका छाना और मास्टर को न पाकर वह फौरन वापस दौड़ा। जल्द ही उसने मुझे 15 मीटर के मेंढक द्वारा पीछा करते हुए देखा। वह गुस्से से पागल हो गया और तुरंत चार्ज किया। एक खौफनाक पंजे के वार ने लेवल 36 के म्यूटेंट बीस्ट को एक बार में मार गिराया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने रिस्टोर कास्ट किया और आराम किया। आधे घंटे बाद हम दोनों फिर निकल पड़े लेवल 40 से ऊपर के म्यूटेंट बीस्ट का शिकार करने। दोनों मिशन पूरे करने के बाद मैंने काउंटर पर वापस जाकर उन्हें जमा न करने का फैसला किया। आने जाने में बहुत समय लग जाता। जितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोने थे खो दिए। प्राथमिकता अभी शैडो को जितनी जल्दी हो सके इवॉल्व करने की है, खुद को लेवल बेस पर ले जाने की है और रिबर्थ डंजियन में घुसने की है। जब से मुझे पता चला कि मानवता की स्थिति गंभीर है, एक अजीब सी हड़बड़ी मुझ पर हावी हो गई है। देर रात पहाड़ों में दहाड़े गूंज उठी। शैडो एक भयावह आभा में लिपटा हुआ था। लेवल 2 के 2 म्यूटेंट बीस्ट उसके पैरों के पास थे। काली लपटें उनकी लाशों को निगल गईं, उन्हें बदलकर ऊर्जा शैडो के शरीर में समा गई। मैं बुरी तरह हाँफ रहा हूं। मेरी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैं रिस्टोर तक बनाए नहीं रख सकता। मेरा दिमाग पूरी तरह कमजोर हो चुका है। स्टैमिना लगभग शून्य है। मेरा शरीर सुन्न है और दर्द से भरा है। मैं बस कुछ मिनटों तक शैडो के लिए एक और म्यूटेंट बीस्ट को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता हूं। लगभग खत्म हो चुका हूं, लेकिन यह मेहनत रंग लाई। पूरे दिन में मैंने लेवल 40 से ऊपर के 15 म्यूटेंट बीस्ट को मार गिराया। शैडो का सामान्य आकार 58 मीटर तक बढ़ गया है। उसकी सारी स्टैट्स पूरे 58 अंक बढ़ गई हैं और उसका स्टैमिना 300 के पार हो चुका है। अगर अब हमारा सामना किसी एंटलर्ड बुल से हो तो हम उसे 10 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं। जहां तक हमारे बगल वाले 2 लेवल 42 के बीस्ट्स की बात है, वे तो कुचले ही गए। इवोल्यूशन पॉइंट्स 195 बढ़ गए हैं। पूर्ण विकास के लिए अब सिर्फ 1020 अंक और चाहिए। जब मैं हैंग टू 1 बेस लौटता हूं तो सबकी जान में जान आती है। महिला ऑफिसर स्वेलो का दिल धड़क उठता है और वह चिल्लाए बिना नहीं रह पाती। खौफनाक, एक दिन में लेवल 40 से ऊपर के 15 बीस्ट्स कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदले तो 2000 से ज्यादा। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। हैंग टू 1 बेस पर अभी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट सिर्फ 700 के आसपास हैं, और वह भी स्काईगेट का ही छात्र है, जेनसेन, 4th ईयर, 3 साल पहले का ईस्टर्न डोमेन टॉपर। दूसरे बेसों का क्या हाल है? महिला ऑफिसर की उंगलियां कंट्रोल पैनल पर तेजी से दौड़ती हैं। वह तुरंत जवाब देती हैं। रॉक्सियांग बेस पर, जहां नॉर्थरॉन और कई अन्य अकादमियां तैनात हैं, सबसे ज्यादा छात्र स्कोर 1000 है। उसके बाद साउथ क्लाउड अकादमी 890 पर है और वेस्ट में अजुरा अकादमी 850 पर।
इस म्यूटेंट बीस्ट सफाई अभियान में 100 से ज्यादा अकादमियां शामिल हैं, जो 10 से ज्यादा मिलिट्री बेसों में फैली हुई हैं। वे उन सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से शुरुआत कर रहे हैं जहां म्यूटेंट बीस्ट का घनत्व सबसे ज्यादा है, और फिर सिलसिलेवार तरीके से आसपास के क्षेत्रों को साफ कर रहे हैं। यह ऑपरेशन कई महीनों या उससे ज्यादा चलेगा, जब तक म्यूटेंट बीस्ट की आबादी शहरों के लिए खतरा न रहे। यह अंतर इतना ज्यादा कैसे हो गया? सिर्फ टॉप छात्र स्कोर, बल्कि रॉक्सयांग बेस पर सफाई की कुल प्रगति को भी काफी आगे देखकर कमांडर यांग भौहें सिकोड़ लेते हैं, महिला ऑफिसर समझाती हैं। नॉर्थरॉन अकादमी मूल्यांकन में हर साल पहले नंबर पर रहती है, इसलिए ज्यादातर आवेदन करने वाले वहीं दाखिला लेना पसंद करते हैं। यह साल प्रोडिजी टूर्नामेंट का भी है, जिसमें प्रतिभाशाली छात्र बड़ी तादाद में उभर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा है। हर कोई अपना सब कुछ झोंक रहा है, पीछे नहीं हटना चाहता। लेकिन यह एक अच्छी बात है। वे जितनी तेजी से इलाके साफ करेंगे, बाद में उन्हें उन बेसों की मदद करने की उतनी ही ज्यादा क्षमता मिलेगी जो पिछड़ रहे हैं। हमारी कुलीन अकादमियों द्वारा संचालित 5 बेसों को छोड़कर बाकी 13 बेस